नमस्कार, आदाब साथियों। न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज तीसरे दिन नागालैंड से निकल चुकी है। और राजीव जी अ, उसके यात्रा के साथ हैं, तो इसलिए वो नेटवर्क के बाहर हैं, तो आज भी वो न्यूज़ पॉइंट में नहीं है और मैं उनकी जगह न्यूज़ पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। खबरें आज जो दो तीन खबरें जिन पर चर्चा करनी है, एक तो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कही है। राम मंदिर के बारे में भी, इंडिया गठबंधन के बारे में भी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्यों के बारे में भी, और दूसरी खबरें जो अयोध्या के राम मंदिर के से जुड़ी हुई आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर अनुष्ठान कर रहे हैं। आज वो आंध्र प्रदेश में थे, कल केरल में होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैंने और हमारे जो साथी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को लंबे समय तक कवर किया। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की कितनी लगातार ब्रीफिंग्स, इंटेलिजेंस की, सिक्योरिटी की, देश की आर्थिक स्थिति की, सामरिक स्थिति की, विदेश नीति की लगातार ब्रीफिंग होती है। जिसको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। वाकई वो 18 घंटे का ही काम होता है, अगर उसको ढंग से किया जाए। सैकड़ों हजारों फाइलें होती हैं, सब मंत्रालय का काम, सारी सड़कें जो प्रशासन शासन की हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में आके रुकती हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री सारा कामकाज छोड़कर अगर मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा और इन सब अनुष्ठानों में लगे रहेंगे, तो देश कैसे चलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। भारत के संविधान में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए कभी आपने देखा होगा, अगर इतिहास पढ़ें, तो प्रधानमंत्री अगर दिवंगत हो जाते हैं या प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है, तो तुरंत नए प्रधानमंत्री का कुछ घंटे के अंदर ही शपथ ग्रहण हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट भारत के संविधान में नहीं है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मोड में ही आपको दिखाई देते हैं। वो कब दिल्ली में बैठकर कितना काम करते हैं, ये बड़ा मतलब विचारणीय विषय है। खैर, तो और आज क्योंकि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बात 22 तारीख को हो रही है, राम मंदिर की प्रतिमाओं की, की प्रतिमाओं की, तो विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। शंकराचार्यों के बयान आ रहे हैं। चारों शंकराचार्य पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे। और एक शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो लगातार इस पे बात कर रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने तो कई पत्रे भी देखे और 22 तारीख को ऐसा कोई शुभ दिन नहीं नजर आया। तमाम जगह दूसरे धर्माचार्यों से उन्होंने बात की। तो कुल मिला के इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। और जैसा न्यूज़ पॉइंट में पहले भी मैंने कहा और भी हमारे साथियों ने कहा कि इस पे बीजेपी में दबाव है। और आज वो दबाव मीडिया में आ भी गया। और वो दबाव ये हुआ कि सवाल खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनको मुख्य यजमान के तौर पे प्राण प्रतिष्ठा में रखा जा रहा था, उस पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं मीडिया में कि वो होंगे मुख्य यजमान या नहीं होंगे। सुबह तक एक रिपोर्ट आई मीडिया हाउस की कि वो नहीं होंगे। फिर बाद में उसका खंडन हुआ। और अभी भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। तो बीजेपी इसमें लगता है कि जल्दबाजी में बहुत आगे से बढ़ गई और इस बात की विश्लेषण नहीं किया कि शंकराचार्यों का को अगर आप नहीं बुला रहे हैं, धर्माचार्यों को नहीं बुला रहे हैं,
अखाड़ों को नहीं बुला रहे हैं, और उस अखाड़े को भी आपने नाराज किया जिस जिस अखाड़े ने मुकदमा लड़ा राम मंदिर का, निर्मोही अखाड़ा। और इन सब को एक विवाद ये बढ़ता गया, और विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आज न्यूज़ पॉइंट में इस पे भी चर्चा करेंगे कि ये जो राजनीति अयोध्या के इर्द गिर्द हो रही है, और दूसरा जो उसका जो वैकल्पिक राजनीति राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा द्वितीय, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, वहाँ से तीसरा दिन है आज है, अब वो आसाम में प्रवेश करेगी यात्रा। तो इन दोनों मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे कि देश में ये जो राजनीतिक मंथन है इसमें क्या हासिल होगा और देश के हित में क्या है। और नागालैंड से, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे है और नागालैंड में राजीव जी हैं लगातार उस टीम के साथ, तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सुनेंगे। लेकिन पहले जरा राजीव जी की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम वहाँ से देखते हैं नागालैंड से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे ही दिन जब नागालैंड में ये यात्रा है तो राहुल गांधी ने कोहिमा से थोड़ी सी दूरी नहीं बल्कि पहाड़ में थोड़ी दूरी भी बहुत ज्यादा लगती है, और इस दूरी मतलब लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारी बातें रही हैं। उन बातों में 3-4 महत्वपूर्ण बात। पहली बात तो राहुल गांधी ने ये कही कि पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो पैदल थी और ये यात्रा भी मैं पैदल ही करना चाहता था, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए इस यात्रा को हाइब्रिड यात्रा बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि चूंकि ये एरिया मतलब जैसे ही मणिपुर से निकलकर नागालैंड और आगे असम और अरुणाचल मेघालय, ये जो पहाड़ी एरिया है इसको पार करने के बाद राहुल गांधी ज्यादातर पैदल ही चलेंगे, ये वो साफ साफ कह रहे थे। राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारे सवाल पूछे गए। जो उसमें नागालैंड का जो प्रॉब्लम था, नागा प्रॉब्लम, उसको लेकर पहला सवाल था उनके ऊपर। इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी सरकार अगर आती है तो नागा प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ये एक बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब भी उन्होंने बहुत ही सकारात्मक वे में दिया। उसके अलावा उनसे बहुत बार राम मंदिर को लेकर सवाल पूछे गए। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होना है, उसमें आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपकी पार्टी क्यों नहीं जा रही है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब और बहुत ही एक कहें तो सधी हुई अंदाज में राहुल गांधी ने यहाँ अपनी बातें रखी हैं। बात राहुल गांधी जब कर रहे थे तो वहाँ धर्म की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये धर्म, किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको किसी पट्टे की जरूरत नहीं, किसी बैनर की जरूरत नहीं। मैं अगर हिंदू हूँ या हिंदू धर्म को मानता हूँ तो वो मैं उसके दिखावे की जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर ये कह रहे थे। उनसे इंडिया अलायंस के बारे में भी बात हुई। इंडिया अलायंस कितना मजबूत है, इंडिया अलायंस अगर सरकार में आ जाता है तो क्या होगा, फिर इस यात्रा को चुनावी यात्रा आप क्यों नहीं कहते हैं, ये सारी बातें भी हुई। तो चुनावी यात्रा के रूप में जब ये सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि चूंकि चुनावी यात्रा एक अलग होगी, चुनावी रैलियां होंगी, उसमें हम लोग जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात हो रही है। और खासकर मणिपुर में जो कुछ हुआ है, नागालैंड में जो घटनाएं घटती रही हैं, इन सब के समाधान के लिए हमको इस यात्रा पे निकलना और हम चाहते हैं इन समस्याओं का समाधान हो और उसके लिए ये जरूरी है कि ये यात्रा हम करें। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन समय राहुल गांधी के पास कम था और उस कम समय में उन्होंने बहुत सधे अंदाज में बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और इस यात्रा से बहुत ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस उस हिसाब से है कि कहीं आने वाले समय में चुनाव की जो तैयारियां हैं उन चुनावों की तैयारियों के लिए भी वो खुद को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से नीतीश कुमार के बारे में भी पूछा गया। इंडिया अलायंस के गठबंधन में और भी जो अगर कहीं खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे चैनल्स जो लगातार इंडिया अलायंस में तोड़ फोड़ की बातें जो फैलाते रहते हैं, वैसे चैनल के कुछ पत्रकारों ने ही वैसे सवाल भी पूछे और उन सवालों का जवाब बड़े सधे अंदाज में राहुल गांधी ने दिए।
जरा ये दिखाना चाहता हूं, अभी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और राहुल गांधी यहां से जस्ट अभी निकले हैं और यही जगह है जहां पर अभी अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये बस को भी दिखाना चाहता हूं। ये बस थोड़ा आराम करने के लिए ये बस होती है। राहुल गांधी इसी बस में जब रात को रुकना होता है तो यहाँ रुकते हैं राहुल गांधी, और अभी भी इसी बस से निकल के आए थे, लेकिन चलने की बस उनकी दूसरी है जिससे वो यात्रा कर रहे हैं। अभी निकले हैं, उनकी बस अभी आगे निकली है इसी रोड से। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर हम हैं यहाँ पे, और यहाँ ये SCERT कॉलेज का एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से ये आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जो है, यहाँ इसी का ही एक मैदान है, और इसी मैदान में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हुई है। तो बहुत सारी बातें, खैर ये तो एक जगह की बात है, लेकिन राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो जैसा पहले बता चुका हूं कि कॉन्फिडेंट राहुल गांधी नजर आ रहे थे, और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को काफी उन्होंने याद किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी ने जब उनसे और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, सवालों में राम मंदिर के अलावा और देश की आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, इन सवालों के भी जवाब राहुल गांधी ने दिए। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही शानदार आगाज राहुल गांधी का, कई सारे सवाल और सवालों का सधे हुए अंदाज में जवाब। और अब इसके बाद जब राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है जी, तो अभी आप राजीव जी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे थे। और राहुल गांधी जब वहाँ नागालैंड में हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा उनको समर्थन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जनसमूह दिखाई दे रहा है। और ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो खुद राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि कुछ लंबे समय तक वो बस में रहते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में पॉपुलेशन काफ़ी लंबे लंबे गैप के बाद पॉपुलेशन जो है वो क्लस्टर्स होते हैं। लेकिन काफ़ी बड़ा जनसमर्थन राहुल गांधी को वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें नॉर्थ ईस्ट से आती हैं लोकसभा की, और इसका चुनाव में क्या असर होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस जन समर्थन के अलावा राहुल गांधी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है नागालैंड में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुख्य बातें थी राजीव जी बता रहे थे। एक खास बाइट मैं अभी सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के बारे में भी बात की है। राहुल गांधी ने तमाम और बातें अपने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में भी बातें की हैं। लेकिन 22 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में, यानी अयोध्या में जो 22 जनवरी कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा है, इसको हम लोग सुनते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं इसी पर। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. तो देखा आपने कि राहुल गांधी बहुत सीधे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस पे हमला कर रहे हैं कि जो राम मंदिर का कार्यक्रम अयोध्या में है 22 जनवरी का,
वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। और वो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सारे धर्माचार्य और शंकराचार्य भी उसका बहिष्कार कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, न्योते के बावजूद नहीं जा रहे हैं। और इसी पर हम लोग जरा आज चर्चा करते हैं कि ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, इन दो के बीच में इस देश की राजनीति जो है वो इस वक्त तो घूम रही है और ये किस करवट बैठेगी। और इस पे हम अपने सीनियर पत्रकार जो हमारे साथ पैनल में हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं, हमारे साथ ऑनलाइन एडिटर अमरेंद्र उपाध्याय और पॉलिटिकल एडिटर दीपक पासपोर जी हैं। तो दीपक जी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि मैं जरा ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है, तो अभी दोपहर में ही अमरेंद्र उपाध्याय जी इस पे कमेंट्री कर रहे थे। तो अमरेंद्र जी, ये मसला क्या है कि ये हम लोग यहाँ पे भी चर्चा कर रहे थे, न्यूज़ पॉइंट में भी चर्चा कर रहे 2 दिन 3 दिन से, कि जिस तरीके से दबाव बीजेपी बढ़ रहा है और लगातार जो ये बातें हो रही हैं कि शंकराचार्य जो है वो नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि अभी आपने सुना कि वो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, और ये दबाव बन रहा है लगातार बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। और खासकर इस बात पे दबाव बन रहा है कि प्रधानमंत्री उसमें मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे। तो इसको लेके एक नया विवाद खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यह तो बिना सोच बहुत इस पे विमर्श किए हुए लगता है कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री बहुत आगे बढ़ गए और इसमें अखाड़ों को और शंकराचार्यों को अपने बातचीत में, डायलॉग में नहीं लिया, और इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेने के लिए, अकेले लेने के लिए वो ज़्यादा, जिसको कहें कि होशियारी से बढ़ गए आगे। तो क्या अब ये क्या बूमरैंग करता हुआ दिख रहा है? ये मसला क्या ये विवाद क्या हुआ आज? निश्चित तौर पर प्रशांत जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मसला पूरी तरीके से बूमरैंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मसला कुल मिला के ये है कि जो निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं और जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं, उसमें बताया ये गया है कि प्रधानमंत्री उसके मुख्य यजमान होंगे और साथ में आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जो हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति होगी। अब इसी पे लेकर के विवाद हुआ कि जो शास्त्र सम्मत तरीका है उस तरीके से इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। एक तो चूंकि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो अभी अधूरा है और 40% ही उस पर काम हुआ है। शंकराचार्यों का कहना यह है कि जो शास्त्र सम्मत तरीका है, जो विधि है, उसमें जब तक कि मंदिर पूरा नहीं बन जाता है तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसको लेकर के शंकराचार्यों ने अपनी आपत्ति जताई। दूसरा ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए वहां अयोध्या में और उन्होंने वहां अपना रोड शो किया और जिस तरीके से सारे कार्यक्रम बना, उससे ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है जिसमें वो थोड़ा सफल हो रहे थे। शंकराचार्यों की आपत्ति ये थी कि चूंकि धार्मिक कार्यक्रम अगर है, मंदिर बन रहा है, तो इसमें कोई राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री में किस हिस्से हैं? जब शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, किसी धार्मिक गुरु को नहीं बुलाया जा रहा है, तो धर्म सम्मत कोई काम नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री वहां किस हैसियत से जाना है? ये कुल मिलाकर के आपत्तियां थी, सब मिलाकर के इस पे दबाव बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो शंकराचार्यों के ऊपर ही हमलावर हो गई और आरएसएस और उसका समर्थक मीडिया जो है वो भी शंकराचार्यों के ऊपर हावी हो गए। एक बाइट आप देख सकते हैं, वो वायरल हो रही है काफी ज्यादा, शंकराचार्य स्वामी निशिकानंद सरस्वती जी की। वो एक पत्रकार को हड़का रहे हैं, मतलब कह रहे हैं तुम लोग जो मोदी भक्ति में तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, सब मोदी मोदी करना चाहते हो। यानी कि अब ये इतना हद तक चीजें आगे बढ़ चुकी हैं कि अब लोग जो है वो मोदी जी के समर्थन में खड़े होकर के अब हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च धर्माचार्य हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर जो है वो हमला करने लग गए। यही से लगता है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना शुरू हुआ, चूंकि अब लोगों के बीच ये संदेश जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे का राजनीति इस पर करती ही रही है, उसने राजनीतिक मुद्दा बनाया था, लेकिन अब ये जब मसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हो चुका और एक व्यवस्था आ गई कि वहां मस्जिद भी बनेगी और मंदिर भी बनेगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक जो है वो लाभ लेकर के इसको जो राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है। इस पर सारा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये चीजें आना शुरू हुई, प्रधानमंत्री में किस हैसियत से जा रहे हैं। तो जो शास्त्रसम्मत तरीके हैं उसमें प्रधानमंत्री उसमें यजमान नहीं हो सकते,
ये सिर्फ शंकराचार्यों की आपत्ति नहीं थी, बल्कि जो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और बड़े नेता हैं, उनकी भी आपत्ति यही थी कि प्रधानमंत्री उसमें जो है वो यजमान नहीं हो सकते। तो ये कुल मिलाकर अगर आप कहें प्रशांत जी, तो एक तरीके से हिंदू धर्म के अंदर की जो चीजें थी वो सामने आ गई कि ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधर्म के साथ खड़ी हुई है। अब जब ये सब चीजें गई तब भारतीय जनता पार्टी को जो है इससे बैक होना पड़ा। तो अब जो सूचनाएं आई वो सूचनाएं ये आई कि प्रधानमंत्री उसके मुख्य यजमान नहीं होंगे और ट्रस्ट ने किसी को और को मुख्य यजमान बनाया है और प्रधानमंत्री जो है वो प्रतीकात्मक यजमान होंगे। अब ये प्रतीकात्मक यजमान क्या होता है, इसकी भी शास्त्रों में कोई जानकारी है मुझे नहीं है, तो इस पर जो आगे चर्चा होगी तब मालूम पड़ेगा। फिलहाल ये है कि अभी तक जो खबरें मतलब मीडिया में है वो ये है कि प्रधानमंत्री उसके मुख्य यजमान नहीं होंगे। जी नहीं, सोशल मीडिया पे उसकी बहुत चर्चा है और एक मीडिया हाउस ने यहाँ तक चला दिया कोई अनिल मिश्र, शायद वो बीजेपी RSS के से जुड़े हुए हैं और वो सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ यजमान होंगे। और थोड़ी देर बाद एक दूसरे मीडिया हाउस ने ये खबर चलाई कि नहीं, प्रधानमंत्री ही यजमान होंगे। मैं दोनों मीडिया हाउस की खबर की पुष्टि या उसका खंडन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उसका एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ कि ये बातें भी अब हो रही हैं और इस बात के बिल्कुल संभावना थी कि दबाव इतना है धर्माचार्यों का कि बीजेपी ने इसमें बहुत जल्दबाजी कर दी। और अलग अलग देखिए कि रामलिंगू जी की सब पॉलिटिकल पार्टियां, अब ममता बनर्जी ने अपना प्रोग्राम निकाल लिया। वो 22 तारीख को ममता बनर्जी जो है वो एक मंदिर में जा रही हैं और उसमें वो सब सर्वधर्म रैली निकाल रही हैं। उद्धव ठाकरे नासिक में काला राम मंदिर में जा रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को भी इनवाइट कर लिया है। तो इसको लेकर बहुत विवाद जो है वो बढ़ गया है। और मैं अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक उद्देश्य था कि इतना इस देश में राम मंदिर को लेकर वो पैदा कर दो जुनून कि विपक्ष के सामने कोई विकल्प ना रहे, मुझे लगता है कि बीजेपी का ये जो पूरा स्ट्रेटजी थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, क्योंकि पॉलिटिकली इसको कहा जाए, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जल्दबाजी में बनाई गई थी और शायद उसका उतना वैसा आउटकम नहीं निकलेगा जैसा कि सोचा जा रहा था। अनिल जी। हाँ देखिए, ये मतलब ये हमको लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कितना आउटकम निकला, मतलब उन्होंने एक चीज तो किया है, इसके जरिए ये मानना होगा, उन्होंने एक जो उनका राम भक्त जिसको आप कहते हैं बीजेपी के जो कैडर्स हैं उनको उन्होंने ज्यादा मतलब आप समझे विपनाइज कर दिया उनको, मतलब एक हथियार दे दिया है चुनाव के तो 2024 तक के लिए। तो क्योंकि आप ये जो ट्रोल आर्मी है और जो उनका सबका रिएक्शंस आप देखिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, उससे पता चलेगा कि उन्होंने उसको सक्रिय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली कोई प्रोग्राम नहीं था बीजेपी के पास 2024 के लिए, जो जिसको पॉलिटिकल प्रोग्राम को लेकर आते, तो उन्होंने एक लास्ट रिसोर्ट के रूप में इसको एक अंतिम मतलब हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये विपनाइज करने से क्या उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा? मुझको लगता है कि वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि इसके पीछे वजह यह थी कि उन्होंने जो धर्म का मतलब चोला पहन लिया था उसमें से निकल के आ रहा है, उनका जो रंग है राजनीतिक रंग है उसका निकल करके आना शुरू हुआ। और इसके लिए अगर किसी को इसका श्रेय देना चाहिए इस जो भांडा फोड़ने का, तो वो लगता है कि शंकराचार्य को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो शंकराचार्य ने जब इसके बारे में साफ साफ बताया कि इनका उद्देश्य क्या है, और निश्चलानंद सरस्वती ने तो साफ बता दिया कि किस तरह से ये जो है ताली हमसे बजवाना चाहते हैं और इनका और कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य है और क्या हम इसी के लिए हैं। तो ये जो चुनौती है, एक बड़ी चुनौती धर्म के क्षेत्र से आई। दूसरी बड़ी चुनौती जो खड़ी की है वो राहुल गांधी ने एक काउंटर नैरेटिव पॉलिटिक्स के जो खड़ी कर रहे थे वो, उसको उन्होंने फिर से जो मतलब यात्रा 2 आप कहिए, भारत जोड़ो यात्रा 2 से जो नया यात्रा शुरू किया है, वो काउंटर नैरेटिव कई मायने में काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। ये है क्या कि आप देखिए कि ये जो रोड शो करते हैं उसका स्वरूप आप देखिए,
और फूलों की वर्षा हो रही है, उसके बाद रंग मतलब पीले रंग भगवा रंग में रंगे हुए, इस तरह से मतलब आप पूरा देश को आप दिखाना चाहते हैं कि एक मतलब एक खास धर्म, एक खास एक आयोजन का एक तरीका जो कि रिलीजन से ज़्यादा मिलता है। और नेचुरली राम मंदिर के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसकी ट्रोल आर्मी और गोदी मीडिया जो उनकी पैदल सेना है वो उतरी हुई है अयोध्या में, और लगातार इस तरह के सारे चीज कर मतलब सारा जो माहौल है उसको क्रिएट करना चाहती है। उसके बरक्स एक नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात और न्याय यात्रा, जो न्याय मिलना चाहिए, और वो भी वहां से किया है। तो ये जो काउंटर नैरेटिव है हमको लग रहा है कि उसको पंक्चर कर रहा है कि रिलीजन का स्पेस प्राइवेट में मतलब निजी होना चाहिए, उसको सार्वजनिक मत करें। और दूसरा है कि जो पूरी नैरेटिव राम मंदिर वाली नैरेटिव है उसके मुकाबले जो इश्यूज की नैरेटिव खड़ी हो गई है, हमको लग रहा है कि उसका मुकाबला जिस तरह की गाली गलौज मतलब बीजेपी के प्रवक्ता या जो उनकी ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पे या गोदी मीडिया पे कर रही है, और जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, उससे लग नहीं रहा है कि उसका फायदा उनको मिलेगा। वो नैरेटिव हमको लग रहा है कि दूसरा मुझको लग रहा है कि फेटीग भी, लोगों को थकान भी हो रही है, वही मंदिर बार बार दिखा रहे हैं, और उस पे जिनके बाइट्स आ रहे हैं योगी राज अरुण जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के बारे में किसी साधु का बाइट आ रहा है कि कैसा बढ़िया बनाया। मतलब कि कहीं से जो हमको लग रहा है कि उसमें जो कंटेंट वाइज है वो रिलीजन का कंटेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो प्रहार हो रहा है ये शंकराचार्य का या जो बाकी आ रहे हैं रिलीजन के बारे में ही, मतलब मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, वो भी उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं उसका काउंटर करना। क्योंकि आप देखिए कि अब तो शंकराचार्य के ही खिलाफ शुरू कर दिया इन्होंने, उन मतलब जो मतलब बहुत ही ओहदे के हिसाब से मैं साधु है इसीलिए मैं उनके खिलाफ कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो बहुत छोटा दर्जा है शंकराचार्य का दर्जा कहाँ, मतलब 1000 साल से ऊपर की जो 1200 साल की परंपरा है कम से कम, उसकी परंपरा और ये मतलब 2000 साल से तो ऊपर हो ही गया है, उस परंपरा और उसका जो उनकी गंभीरता है उसको उसके मुकाबले बहुत ही मतलब थोड़े नीचे दर्जे के लोग से उसका जवाब दिलवा रहे हैं और उसके खिलाफ एक फाइट खड़ी करना चाहते हैं, वो संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा है क्या कि जैसे ही ये आरएसएस के प्रमुख और प्रधानमंत्री को आप पेश कर रहे हैं, जैसे जजमानी वाला अभी चला है, अब इसमें क्या करते हैं देखिए, ऐसा ही ये हर वे सस्पेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि कैमरे का जो आकर्षण है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा आयोजन वो होने नहीं दे सकते हैं, कम से कम अपने मतलब अपनी जो सदारत है उसमें, जिसमें कि फोकस वो न रहे। तो अगर वो पूजा होगा भी, अगर पूजा होगी भी तो इस तरह की पूजा होगी जिसमें कि कम से कम कैमरा उन पे रहे, मतलब अक्षत कोई भी बांटे, मतलब अक्षत कोई भी डाले या हवन कोई भी करे, लेकिन कैमरा, अब ये कैसे वो मैनेज करते हैं, हमको लग रहा है ये सब मैनेज हो चुका होगा, क्योंकि उनकी जो मतलब कौन कंपनी है मुझको मालूम नहीं, दिल्ली के लोग बताएंगे कि उनका पीआर कौन देख रहा है, लेकिन वो जो कैमरा की कंपनी जो उसको पूरा ये करने वाली है, या प्रसून जोशी टाइप का कोई होगा उसी मतलब जो कि जो इस मतलब जिसको आप क्या शब्द का इस्तेमाल करें, तो वो जो है ऐसे चारणों की सहायता से उन्होंने जरूर एक तस्वीर बनाई होगी, एक फ्रेम बनाया होगा, उसके जरिए ही होगा। इसीलिए हमको इस विवाद में नहीं, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है कि जजमान प्रैक्टिकली, इसीलिए वो जो आ रहा है क्या कि वो प्रतीकात्मक जजमान, वही जज वो कैमरे के जजमान जो है वो बने रहेंगे। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये हमको अंततः 22 आते या 22 के मतलब 22 जनवरी आते के बाद बीजेपी के पास बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, इसको ये जो उन्होंने खड़ा किया है उसको कैसे वो ये कर पाते हैं। और आज वो एक चर्चा और कर दूंगा, उमा भारती का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने आडवाणी जी की काफी तारीफ की है कि किस तरह से वो मतलब एक उनका इंडिकेशन है कि बहुत, उन्होंने हालांकि विरोध नहीं किया है किसी चीज का प्रधानमंत्री के,
लेकिन उन्होंने आडवाणी राम मंदिर आंदोलन आडवाणी कैसे महान है, तो ये नैरेटिव विद इन द बीजेपी भी चलेगा कि आखिर इसका श्रेय जो है उन लोगों को मतलब कैसे मिले जो आंदोलन में थे। बिल्कुल, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं यहाँ पे राहुल लाल जी, कि जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो, विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता हो, धर्म संसद के लोग हो, अखाड़ों के लोग हो, उन सब को किनारे कर दिया गया और खुद प्रधानमंत्री के लाइमलाइट का पूरा प्रबंध किया गया वहां पे। और उद्देश्य बड़ा साफ था, उद्देश्य यही था कि जातिवाद जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे किनारे हो जाएं, विपक्ष के पास कोई विकल्प न रहे कि वो राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया जाए कि विपक्ष के पास कोई हथियार न रहे। लेकिन बात वो बनी नहीं, वो बात बनी नहीं। उसका एक श्रेय तो जाता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा शुरू हुई है, उसने एक काउंटर नैरेटिव, एक ऑल्टरनेटिव डिबेट और एक इवेंट भी खड़ा कर दिया है, तो वो भी एक स्पेस मीडिया का ले रहा है। दूसरा कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ राहुल लाल जी कि क्या ये जो पूरा योजना थी, इसको माना जाए कि ये योजना फॉल फ्लैट हो गई है? क्योंकि विपक्ष के पास, देखिए, विपक्ष अगर शंकराचार्य इस तरीके से नहीं बोलते तो शुरुआत में तो विपक्ष भी घबराया हुआ था। इस बात को हम एडमिट करें कि विपक्ष के ऊपर दबाव थे, तमाम सारे कॉलम लिख रहे थे, पत्रकार बात कर रहे थे, विश्लेषण बात कर रहे थे कि विपक्ष को जाना चाहिए, कांग्रेस को जाना चाहिए, और कांग्रेस को भी वक्त लगा उसको रिस्पॉन्ड करने में। लेकिन जब शंकराचार्य बोलने लगे और इसमें विवाद बढ़ गए तो विपक्ष के पास भी एक ताकत आ गई। तो विपक्ष के पास भी अब देखिए कि ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम उन्होंने भी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, सबने अपने अपने एक विमर्श जो है वो खड़ा कर दिया। तो लगता ये कि जो राम मंदिर को लेके था कि केवल राम मंदिर ही मुद्दा बचेगा, उसमें मोदी साहब कामयाब होते दिख नहीं रहे। राहुल लाल जी। प्रशांत साहब, आपकी जो पूरा मामला अगर हम लोग देखें कि 22 जनवरी का डेट था और उससे 15 दिन पहले तक की स्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिगड़नी प्रारंभ हो गई, और उसमें दो शंकराचार्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निश्चलानंद सरस्वती जी जो पुरी के हैं और अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कि जोशीमठ वाले शंकराचार्य हैं, इन दोनों ने इतना खुल के तमाम तरह की चीजें कही और उनकी बातें लोग जो है कि लोगों तक काफी कनेक्ट भी किया। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा केवल अयोध्या के राम मंदिर में ही हो रहा है। हम लोग छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं, गांव हैं, वहां पे भी मंदिर है और वहां पे भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। और जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो उन्हीं के विधि के अनुसार ही प्राण प्रतिष्ठा होता है। हम लोग बचपन से देखते आए हैं प्रशांत जी, जो शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई मंदिर जो है वो पूरा होना चाहिए, अधूरे मंदिर क्या, हम लोग गृह प्रवेश भी होता है तो अधूरे घर में भी लोग गृह प्रवेश की पूजा नहीं करते हैं। और वैसे में मंदिर एक तरह से वह भगवान के शरीर के तरह का होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कनेक्ट कर रही है लोगों को कि भाई मंदिर का ध्वजा नहीं होगा, मंदिर का शिखर नहीं होगा, तो मंदिर का ध्वजा जो है भगवान के बाल के समान होते हैं, मंदिर का शिखर भगवान के जो है वो चेहरे के समान होते हैं। तो जब यानी कि भगवान का चेहरा तैयार नहीं है तो बिना चेहरा के उसमें आप कैसे जो है कि उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और कुछ बातें तो ऐसी हो गई बैकफायर यहाँ पे पूरे प्रकरण में कि वो सामान्य जनमानस जो है कि वो प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी में भी प्रवेश कर गया। क्योंकि देखिए, लोग ये कहने लगे कि भाई एक तरह से पूरा का पूरा रामायण का घटनाक्रम क्या था, वो सीता मैया के लिए पूरी की पूरा जो है कि वो उनके अस्मिता के लिए, उनके लिए संघर्ष का मामला था। और अब जनमानस में यह मामला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्नी की क्या स्थिति है। तभी तो यह पूरा का पूरा यजमान का प्रश्न उठ गया कि भाई आज अगर हम लोग, आज एक चैनल पर 2 डिबेट हुए प्रशांत जी, मैं दोनों डिबेट में शामिल हुआ और दोनों के मुद्दा यह था, शुरुआत में उस चैनल ने डिबेट का दोपहर में डिबेट कराया जिसमें कहा गया कि अनिल मिश्री जी जो है वो मुख्य यजमान होंगे, वो डिबेट हुआ। काम होते होते हुआ फिर कि प्रधानमंत्री जी जो है कि वो मुख्य यजमान होंगे। तो चैनलों में कितना कंफ्यूजन है। अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी दबाव में है इसमें कि वो यजमान के मामले का क्या करे। 2-3 सवाल है उसमें सीधे उस पूरे प्रकरण में कि क्या प्रधानमंत्री एक तरह से वो धर्मगुरु बनना चाहते हैं वो, क्योंकि यह आरोप खुद पुरी के शंकराचार्य ने लगाया, ये आरोप। और पुरी के शंकराचार्य की इतनी प्रतिष्ठा है, वो
धर्म जगत में इतने ज्यादा उनको मर्मज्ञ ज्ञानी माना जाता है उन्हें, तो वो उनके बातों का कोई काउंटर करना जितना ही उसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते चले जा रहे हैं, इन शंकराचार्यों की आलोचना, उतना ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आते चली जा रही है। और यही कारण है कि आज जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि सीधे सीधे 22 जनवरी का पूरा कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है, वो भारतीय जनमानस में आश्चर्य नहीं हुआ, उल्टा यह लग रहा था कि शंकराचार्य ने जो चीजें बोली है राहुल गांधी उसी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। तो शंकराचार्य के कारण हमें, अगर ये इन लोगों ने शंकराचार्य को थोड़ा भी विश्वास में लिया होता, उनसे कुछ सलाह परामर्श किया होता, तो ये स्थिति अलग होती। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि इन्होंने जब मंदिर का शिलान्यास किया था उसमें भी इन्होंने शुभ मुहूर्त नहीं रखा था। आखिर एक मंदिर संपत राय आखिर 22 जनवरी तक में मंदिर पूरा क्यों नहीं करा सके? मंदिर को ना तो पैसे की कमी थी, मंदिर को ना तो जो है कि ट्रस्ट को कोई शक्ति की कमी थी, दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं, तमाम लोग मौजूद हैं मंदिर के लिए, फिर भी आप 22 जनवरी तक काम नहीं पूरा करा पाए। माना जा रहा है कि कम से कम मंदिर का काम 2025 के लास्ट तक में ही पूरा हो पाएगा। तो फिर आखिर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, यही से सवाल क्लियर हो जाता है कि यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्रोग्राम था। और जो कल जो घटना घटी वहां पे, कि क्या भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है भगवान राम के ऊपर? कल हम लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस के लोग वहां पे गए और किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार की स्थितियां बनी। तो अब ये स्थितियां कही जाएगी कि अयोध्या में केवल झंडा लेके जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमेंगे, किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई वहां पे जो है कि किसी दूसरे पार्टी के लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है। जबकि अगर हम लोग रामायण को देखें तो रामायण में तो हम लोगों ने देखा है वहां पे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाने इसलिए जाते थे कि एक तरह से देखिए वो आलोचनाओं को कितना सहज रूप में स्वीकार करते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के किसी भी मर्यादा का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सामान्य जनमानस अनुभव कर पा रहा है। इसलिए 22 जनवरी के कार्यक्रम की जो विशालता थी वो विशालता घटते घटते वो बदलते जा रही है। और वो मैं अनिल जी की इस बात से सहमत हूं कि वो केवल अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उत्साह प्रदान करने वाला ही एक यंत्र बचा है। उसके माध्यम से बीजेपी ये चीज सोचे कि वो सीधे सीधे जो है कि पूरा 2024 की जो है कि वो नैया पार लगा लेगी। ये स्थितियां काफी कठिन है क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सामान्य जनमानस के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। आज सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में स्थितियां क्या है। आज तो देखिए मणिपुर के बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट की जितनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि 2022 के जून में याद होगा उस समय की किस तरह से असम और मेघालय के बीच में गोलीबारी हो गई और 6 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दोनों जगह एनडीए की सरकार, आप कौन सा नॉर्थ ईस्ट का विकास कर रहे हैं कि आपस में राज्य सरकारें टकरा रही हैं। हमें अभी भी याद है कि एक नॉर्थ ईस्ट के लिए लुक ईस्ट नीति किसने दिया था? 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। उसके बाद से लगातार उसको जो है कि माना गया कि नॉर्थ ईस्ट का कैसे विकास किया जाए। तो आज अगर नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग देखते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम, चाहे वो वहां के राज्यों के आपसी सीमा विवाद का मामला हो, मणिपुर प्रकरण में माननीय प्रधानमंत्री जी की अब तक की अभूतपूर्व चुप्पी की पूरी स्थिति हो, इस पूरे स्थिति ने नॉर्थ ईस्ट की स्थितियों को बदल दिया। लोग कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में तो छोटे छोटे कहीं 1 सीट है, कहीं 2 सीट है, लेकिन मैं मानता हूं कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। और कांग्रेस अगर अपने सीटों में 50 सीटों का भी इजाफा अगर भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस ने कम से कम कर ली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने गणित को संभालना मुश्किल होगा। मेरा मानना है कि कम से कम 75-80 सीटों का तो भारतीय कांग्रेस को सीधे सीधे लाभ होता है, वो हम लोग को नक्शे पर नजर आ रहा है इस समय। उस स्थिति से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी? तो भारत न्याय यात्रा का जो प्रभाव है वो प्रभाव काफी ज्यादा असर छोड़ता जा रहा है। राम मंदिर के मामले में बीजेपी अपने ही किए हुए गड्ढे में जो है तो डुबकी लगा रही है। तो अब प्रधानमंत्री के निजी, अब तक तो प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई उनके निजी जीवन पे कोई जो है हमला ना करे, लेकिन अब जनमानस में वो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका उत्तर तो प्रधानमंत्री जी को देना ही पड़ जाएगा। बिल्कुल। और अभी अमित सिन्हा जी एक बात कहते कि 22 तारीख के बाद सस्टेन कैसे करेंगे, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि जो उनका धर्म के प्रति क्या नजरिया है और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। जरा वो राहुल गांधी की वो बाइट हम सुन लेते हैं, उसके बाद संजय कुमार सिंह जी आपके पास आऊंगा मैं। ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है,
वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी, संजय जी। एक तो अनिल सिन्हा जी ने जो बात कही कि 22 तारीख के बाद सस्टेन कैसे करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो चलती रहेगी। अभी वो 1.5 महीना 2 महीना लगभग चलनी है और 6000 किलोमीटर चलनी है, तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी। उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा। जब 22 जनवरी का ये कार्यक्रम चल रहा होगा तब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो असम में होगी। जो राहुल लाल जी बात कह रहे थे कि 25 सीटें हैं असम को मिला के, तो मान लीजिए कि हम नॉर्थ ईस्ट का ही अगर हम देखें तो कैसे देख रहे हैं कि इसको कि भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्टोरल इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, और खासकर मणिपुर को लेकर, क्योंकि मणिपुर में आज भी कर्फ्यू लगा। 2 गिरफ्तारियां हुई, तनाव हो गया है और आज भी कर्फ्यू वहां पे। तो मणिपुर और भारत जोड़ो यात्रा और असम को मिला के ये 25 सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि हम देख रहे हैं राहुल गांधी को बहुत अच्छा रिसेप्शन वहां पे मिल रहा है। बिल्कुल, मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूं कि पूरी कोशिश मंदिर का पूरा मामला इसी को काउंटर करने के लिए है। माने कहने वाले कह सकते हैं कि यात्रा ही इसीलिए निकाली गई है कि 22 तारीख का मुकाबला किया जा सके, लेकिन यात्रा का जो इम्पैक्ट इनके 22 तारीख के कार्यक्रम पर पड़ना था उसी को काउंटर करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और जहां तक कैसे सस्टेन करेंगे तो उसके लिए गौ माता को चारा खिलाने जैसी तमाम कार्यक्रम हो सकते हैं। और जहां तक अखबारों की बात है, रिपोर्टिंग की बात है, माने मुझे लगता है कि मंदिर और राहुल गांधी की यात्रा अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो दोनों में पॉलिटिकल इवेंट तो राहुल गांधी की यात्रा ही है। मंदिर की तो प्राण प्रतिष्ठा की एक दिन की खबर है, उससे ज्यादा का मामला है नहीं। तो अगर आप उसको मुद्दा नहीं बनाए, रोज छपवाने की व्यवस्था न करें, तो आमतौर पे सामान्य ढंग से वो एक दिन की खबर थी, जिस दिन होता सब कार्यक्रम उस दिन खबर छप जाती। लेकिन आपको काउंटर करना है उसको कि राहुल गांधी की यात्रा की खबर ना छपे और हमें पॉलिटिकल फायदा मिलता रहे, तो वो हिंदुत्व सही मिलेगा। काम आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं, प्रोग्राम कुछ है नहीं, राजनीति आप वैसी करते नहीं। तो इसीलिए ये पूरी योजना जो है, पूरी तैयारी जो इनकी थी 22 तारीख वाले की, इसको भुनाएंगे और इसी से काम चलाएंगे, वो जब लगा कि बुरी तरह काउंटर हो रहा है या बुरी तरह पिट सकता है, तो इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। उसमें ये गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, वो अपनी जगह है, उसको हैंडल करने का इनका अपना तरीका है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है और जो अखबारों में छप रहा है, आज इंडियन एक्सप्रेस में इतना बड़ा खोजी अखबार है, सब कुछ है, निष्पक्ष, सत्ता का विरोधी होने का दावा, जर्नलिज्म ऑफ करेज, सब कुछ है। उसमें राहुल गांधी की यात्रा की खबर नहीं है, मंदिर में मूर्ति कौन सी लगेगी वो खबर है। अगर एक ही खबर छप सकती थी तो राहुल गांधी की यात्रा पॉलिटिकल इवेंट है, खबर है, या मूर्ति कौन सी लगेगी वो खबर है। तो ये हालत इंडियन एक्सप्रेस की है, तो बाकी अखबारों की बात क्या करें। अमर उजाला में अब ये खबर छपी कि मोदी जी ने गौ माता को चारा खिलाया प्रधानमंत्री निवास में बुला के। अब इतने बड़े हरे भरे घास में चारा खिलाने की क्या जरूरत थी। खैर उन्हें खिलाया और ट्वीट किया, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, लेकिन अमर उजाला ने खबर छापी कि वायरल हो गया है। तो वायरल हो गया तो उसने खबर बना दी, लेकिन उसी दिन वायरल ये भी था कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है जहां बनना था, उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो वायरल तो ये भी था ना, तो कॉन्ट्रडिक्ट इसको करना चाहिए था या इस मामले में सच बताना चाहिए था, तो वो सच नहीं बताया गया। और ये बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली भी या संघ की तरफ से भी ये नहीं कहा गया
जबकि कह देना चाहिए था तुरंत कि नहीं मंदिर वही बन रहा है। अगर बन रहा है तो मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन कहा नहीं गया अभी तक मुझे बीजेपी का ऑफिशियल वर्जन नहीं सुनाई पड़ा है कि वो जो अफवाह या चर्चा चल रही है कि मंदिर कहीं और बन रहा है, उस मामले में सत्य क्या है। क्योंकि वो चाहते हैं कि खबर कुछ भी छपती रहे, हिंदुत्व का मामला चलता रहे और कम से कम राहुल गांधी की खबर ना छपे। वरना ये बहुत जरूरी था कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया जाता, या अगर अखबार का काम इंडिपेंडेंटली करना था तो बता देते कि सही है या गलत है, जो भी हो मुझे नहीं पता क्या है। अखबार ये नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये सब चलता रहे, ऐसी ही स्थिति रहे जिससे राहुल गांधी की खबर ना छपे। और राहुल गांधी की खबर वाकई नहीं छप रही है या कम महत्व कम जगह पा रही है, और गाय को चारा खिलाने की खबर ज्यादा बड़ी छप रही है। ये क्यों है, ये क्यों होना चाहिए? मतलब प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उनका काम नहीं है गाय को चारा खिलाना। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर का काम करें और वो खबर छपती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चारा खिलाए, मंदिर में सफाई करे, बाल्टी और वाइपर लेकर के रगड़े, तो वो पहले पेज की खबर नहीं बनती है। ठीक है, आपको छापना है छापिए, वो खबर है अगर आपको लगता है तो, लेकिन वो पहले पेज की नहीं है। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर अपना काम करके पहले पेज पे नहीं छप सकते हैं, तो इसलिए वो ये सब कर रहे हैं और इसको अखबारों में पहले पन्ने पर छापा जा रहा है। जहां तक बने रहने की बात है, ये निमंत्रण मेरे पास भी आया है और इसमें लिखा है कि अयोध्या में जिस दिन 22 तारीख को इस अवसर पर अयोध्या में अभूतपूर्व आनंद का वातावरण होगा। आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी मंदिर में आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें, टेलीविजन अथवा कोई पर्दा, एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिखाएं, शंख ध्वनि, घंटनाद आदि करें, प्रसाद वितरण करें। तो इस तरह से सस्टेन किया जाएगा। अब ये कोई करने वाला काम है देश भर में चुनाव के पहले, लेकिन किया जा रहा है। तो अगर ये सब किया जा रहा है तो अखबारों का ये काम था कि वो ये बताते कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ये कर रही है, उससे प्रशासन नहीं हो रहा, राजनीति नहीं हो रही है, वो सिर्फ मंदिर के सहारे है। लेकिन अखबार ये नहीं बता रहे हैं। अखबार बता रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली तो छोड़ ही दीजिए, अखबार ये भी नहीं बता रहे कि मंदिर जहां बनना था वहां बन रहा है कि नहीं और विवाद में दम नहीं है या है, जबकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मंदिर वहां नहीं बन रहा है तो जाहिर है कर देना चाहिए। अखबार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चैनल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन किसी चैनल ने किया, मुझे पता नहीं, मैं चैनल तो देखता ही नहीं हूँ, लेकिन अखबारों में मुझे खबर नहीं दिखी। तो ये हालत है। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि पूरा मामला मीडिया के सहयोग से जनमत को हाईजैक कर ले जाने की है और सबको हिंदुत्व के उसमें जगा करके किसी तरह 2024 में वोट मिल जाए, फिर 5 साल देखेंगे वाला रवैया है। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा वो बात की बात है, लेकिन रवैया यही है जो बहुत शर्मनाक है और मीडिया इसकी आलोचना नहीं कर रहा, बुद्धिजीवी इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे। ये ज्यादा गंभीर मामला मुझे लगता है और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की सच्ची चर्चा यहाँ पे हम लगातार करते हैं और मीडिया की बात देखिए, आप भी देख रहे हैं और आप तो मीडिया कॉलम लिखते हैं कि लगातार 10 साल हो गए इस मीडिया को देखते हुए, लगातार वो मीडिया ध्रुवीकरण की बातें, नफरत की बातें, हिंदू मुसलमान की बातें ही करता है मीडिया और खुलेआम करता है और दिन रात करता है। और अभी भी आप देखिए कि पूरा जो एक बीजेपी समर्थित मीडिया है, सरकार समर्थित मीडिया है, वो राम भक्ति में लीन है और उसके सामने कोई और मुद्दे नहीं है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहले चरण की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको मीडिया ने कोई बहुत खास कवरेज नहीं दिया था, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खूब कवरेज हुई थी। डीबी लाइव ने खूब कवरेज की थी, बाकी चैनलों ने खूब कवरेज की थी डिजिटल मीडिया में, और वो गांव-गांव घर-घर वो यात्रा गई। हम भी उसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पे हम भी घूमे। चुनाव के रिजल्ट ही देख लीजिए कि ठीक है, बीजेपी कांग्रेस अभी हाल के विधानसभा चुनाव में बहुत कामयाब नहीं हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, लेकिन 40% वोट शेयर भी तो है। तो इस मीडिया के बावजूद ये चीजें हैं। दीपक जी, एक जो इशू अनिल जी ने उठाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था
और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को रिसेप्शन नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है, और शुरुआत में देखिए भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में भी ये बातें हुई थी कि बहुत रिसेप्शन अच्छा नहीं था या लोग तमाम तरीके की अटकलें लगा रहे थे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा नागालैंड में, मणिपुर में जो है रिसेप्शन मिल रहा है। और इससे पूर्वोत्तर में खासकर कांग्रेस को क्या आप देख रहे हैं कि लाभ होता है? 25 सीटें वहाँ से आती हैं, बंगाल भी है। और आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनवाएंगे बाइट हम बाद में, ये माना है कि कुछ जगह पे इंडिया गठबंधन की सीटों का तालमेल की बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है। कुछ जगह पे चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस उन्होंने इंडिकेट नहीं किए, लेकिन खासतौर से वो यूपी और बंगाल में चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो कुल मिला के वो बातचीत सकारात्मक है। उन्होंने बल्कि मीडिया को ये भी कहा कि भाई आप लोग को एक चीज पकड़ लेते हो, जो हम लीडर्स बात करते हैं उसको आप नहीं दिखाते हो। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा को पार्ट 2 जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसको रिसेप्शन कैसा मिल रहा है? क्योंकि 22 तारीख के बाद कितना सस्टेन कर पाते हैं, इवेंट में विवाद काफी बड़े हो रहे हैं, और उससे लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए इश्यूज हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना के हैं, सामाजिक न्याय के हैं, बेरोजगारी के हैं, वो इशू फिर से जो है वो डोमिनेट करने लगेंगे। दीपक जी। जी पहली बात तो है कि जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो जितने भी राज्य हैं, ज्यादातर वो जो है या तो कांग्रेस की देन है, या वहां पर के ज्यादातर पीस एकॉर्ड्स जो हैं, शांति समझौते हैं, वो समझिए कांग्रेस के नहीं अलग अलग समय पे लिए। कुछ वहां के जो राज्य सारे के सारे विलय का श्रेय भी जो जाता है वो वहां पर कांग्रेस को ही जाता है। तो कांग्रेस का जो ऋण है, कांग्रेस का जो वहां के विकास में योगदान है, और वहां के लोगों को बार बार देश की मुख्य धारा में लाने का जो श्रेय है, कोशिश तो पूरी की गई तो कांग्रेस के द्वारा ही की गई। भारतीय जनता पार्टी के दौरान अगस्त 2015 में केवल एक नगा पीस एकॉर्ड हुआ था, शांति समझौता हुआ था, जो कि पूरा का पूरा अभी तक वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाया। और अब बताया जाता है कि वहां पर जो नागालैंड के लोग हैं उस शांति समझौते से संतुष्ट नहीं है। वहां पर जो राज्यपाल थे RN रवि, जो रॉ से गए हुए एक अधिकारी थे, उनके द्वारा वो पीस एकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस पीस एकॉर्ड में कुछ शर्तें ऐसी हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई, और ऐसा माना जाता है कि नागा जो वासी हैं वहां पे उस पीस एकॉर्ड से खुश नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर का जो असर है वो वहां पर पूरे के पूरे तरह से बहुत जबरदस्त रहने वाला है। वहां पर इन राज्यों में आपस में जो मुठभेड़ें हुई हैं, वो तो पहले कभी भी भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जब से नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 जो राज्य हैं जब से अस्तित्व में आए हैं, कभी भी ऐसा वातावरण नहीं देखा गया था जो इस समय वहां पर देखा गया है। तो रिस्पांस राहुल गांधी को मिलना बहुत स्वाभाविक था। दूसरी बात कि जो मणिपुर में जिस समय कोई नहीं जा रहा था, जो मोदी जी भी वहां कभी नहीं गए, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने कभी उधर ध्यान नहीं दिया, जबकि वहां पे सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार है। उसके बाद भी जो वहां पर जो अन्याय हुआ, तो वहां पर मणिपुर इस चीज को कैसे भुला सकता है? और हम जानते हैं कि वहां पे 7 राज्यों की आइडेंटिटी अलग अलग है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग तरह की हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, जैसे विकास का मुद्दा बड़ा कॉमन है। तो वो चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने वक्त पर हमें संभालने की कोशिश की है। कांग्रेस में भी कौन? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को ये जो रिस्पॉन्स था वो मिलना बहुत स्वाभाविक था। ये रिस्पॉन्स अब जो एक तरह से जो पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है, बड़ा बड़ा मजबूत लॉन्चिंग पैड जो है इस यात्रा को नॉर्थ ईस्ट ने दिया है। असम में देखिए रजिस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा इसलिए कोशिश नहीं करेंगे वहां की जो सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बहुत ज्यादा रजिस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि वो बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से राउजिंग रिसेप्शन राहुल गांधी को मिला है, न मिलने का कोई कारण ही नहीं है। ये तो पहले भी जो पार्ट 1 की जो यात्रा है, आप सोचिए कि कितने करोड़ लोगों को उन्होंने टच कर दिया होगा। मैंने कल जो ये बात कही थी कि किस तरीके से इतने बड़े जो राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो देन है इस यात्रा में, वो उनकी ये है कि इतने लाख करोड़ लोग उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने उनको पूरा का पूरा बहुत ही पीसफुल रखा हुआ है। अभी आप कोई भी ऐसा नेता होता जिसमें थोड़ी भी प्रवृत्ति होती, शैतानी प्रवृत्ति होती, तो आप सोचिए कि भीड़ क्या नहीं कर सकती थी। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज किया है, बहुत शांति से लोग मिल रहे हैं,
आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी देन जो है राहुल गांधी की इस यात्रा की मैं ये देखता हूं कि जिस भारत को हम हिंसक और नफरती मानते हैं, कुछ लोगों ने करने की कोशिश भी की है, वाकई में वो हिंसक भी नहीं है और न ही नफरती है। अगर ऐसा होता भारत का मूल चरित्र, तो राहुल गांधी के पीछे इतने लाखों करोड़ों लोग शायद ही आते। और यही टोन जो टोन है वो सेट कर दिया है नॉर्थ ईस्ट ने। यही विमर्श आगे बढ़ेगा, यही यात्रा आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि मुंबई तक आप देखेंगे तो इतना बड़ा जनसैलाब जो हम पहले भी देखते थे, वैसा ही इस बार भी हमको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि उससे और ज्यादा बढ़ के मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, उनकी आंखें आज नहीं तो कल जरूर खुलेंगी। और जैसे नॉर्थ ईस्ट से उतरती है ये यात्रा, तो तमाम सहयोगी संगठन जो हैं वो भी इनके साथ आएंगे। पश्चिम बंगाल से मुझे लगता है कि हमें एक बड़ा जबरदस्त दृश्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत बड़ा कैडर है तृणमूल कांग्रेस का, सहयोगी संगठन है, फिर वामपंथी दल भी शायद उसमें शामिल हो सकते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। और होना भी चाहिए कायदे से। तो तभी जो है गठबंधन का, अगर आप इस यात्रा का फायदा गठबंधन लेना चाहती है तो उसे वो लेना ही होगा। दूसरी बात जो अनिल जी कह रहे थे कि क्या 22 के बाद, सही बात तो ये है कि 22 तारीख के बाद इसको संभालना जो है बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगा। कारण ये है कि आपका कार्यक्रम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं। आप कुछ अखबारों को, कुछ चैनलों को तो खरीद सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्या करेंगे? वहां पर तो अभी से आ रहा है। आप वही देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने वो गायों को जो चारा खिला रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या मीम्स चल रहे हैं, क्या क्या जोक्स चल रहे हैं। मतलब लोग उसमें ये भी अर्थ निकाल रहे हैं कि अगर गायों को चारा खिलाया जा रहा है, इसका मतलब मथुरा की बारी है, वो आ सकती है। मतलब स्वतंत्र है यहाँ पे, आप किसी के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अनिल मिश्रा के बारे में देखिए, जहां तक मेरा ऐसा ख्याल, अनिल मिश्रा भी ट्रस्टी हैं और इस समय हमको हिंदू धर्म के ऐसी नई नई चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, ये आप आश्चर्य करेंगे। प्रशांत जी, प्रायश्चित कर्म भी होने वाला है। प्रायश्चित कर्म ये होने वाला है कि चूंकि राम की मूर्ति को गढ़ने में छीननी और हथौड़े का प्रयोग हुआ तो उन्हें कष्ट पहुंचा होगा, इसलिए प्रायश्चित कर्म होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य यजमान का जो सबसे बड़ा काम है, शायद मोदी जी ने वो काम उनको इसलिए थमा दिया होगा कि उसमें 11 तरह के स्नान करने पड़ते हैं। तो इस ठंड में तो बेहतर है कि कोई अनिल मिश्रा जैसा व्यक्ति है वही स्नान कर सकता है। 11 विधियां हैं स्नान की। और जो ये यजमान है, जहां तक इसकी बात है, मुख्य यजमान कोई रहे, कोई आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, मोहन भागवत जी आ जाए, लेकिन हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने 10 साल में किसी और को हरी झंडी नहीं हिलाने दी ट्रेन के सामने, किसी रेलवे मंत्री को खड़ा नहीं किया, यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं पास बच्चों को कैसे परीक्षा पास करना, ये भी वही बता रहे हैं। ऐसे भारत के कौन से काम है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपने किसी मंत्री को आगे किया हो? 75,000 नियुक्ति पत्र बांटने का काम भी हमारे मोदी जी कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो किसी और को करने देंगे? कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए कि जहां मोदी जी है वहीं कैमरा है और जहां कैमरा है वहीं मीडिया है। तो कहाँ अनिल जो है, क्या नाम, अनिल मिश्रा जी नहीं, वहां पर पूरा का पूरा ट्रस्ट आ जाए। आप यकीन मानिए मोहन भागवत भी बहुत उपकृत महसूस करेंगे अगर उनके ऊपर भी 1-2 मिनट के लिए कैमरा घूम जाए तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से ऐसा कोई अनुष्ठान निकाल देंगे। मैं वही पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया है कि मोदी जी को भी एक अनुष्ठान का विशेष मंत्र दिया गया है। 11 दिनों से वो उसका पाठ भी कर रहे हैं। उसमें शायद लकड़ी के तख्त पे सोना पड़ता है, उपवास है, यम है, नियम है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका वो पालन कर रहे हैं। अब आप देखिए कि पहली बार हमें पता चल रहा है कि अनिल मिश्रा कौन है। तो मोदी जी तो पहले ही लाइमलाइट ले चुके हैं। राम मंदिर कायदे से उन्हीं के लिए बन रहा है, तो इसलिए कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि उनके अलावा वहां पर कोई और होगा। क्योंकि अनिल मिश्रा जी को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव जो लड़ना है मोदी जी को लड़ना है। अनिल मिश्रा जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उसके लिए मोदी जी उम्मीदवार है। तो इसलिए, और दूसरी अंतिम बात करके मैं खत्म करता हूँ प्रशांत जी। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो दो हिस्सों में विभक्त हो गया है। पहला है संगठित हिंदुत्व, जिसके शंकराचार्य प्रमुख है, और दूसरा है असंगठित हिंदुत्व, जिसकी कई तरह के जो जिसको कहा जाए समर्थक हैं, उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए हैं। उनके जो धर्म गुरु हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो आगे जाकर इन दो धर्मों की जो मतलब संगठित और असंगठित जो हिंदुत्व है, इसका जो झगड़ा मचेगा 22 तारीख के बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 22 तारीख तक ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी
कि अगले महीने भर के लिए इतना मसाला होगा सोशल मीडिया के सामने और आलोचकों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रशांत जी। इसलिए बहुत बड़ा खतरा भी मोदी जी ने लिया है और इसको भुनाने के लिए अगले कम से कम डेढ़ 2 महीने तो राहुल गांधी की यात्रा चली रही, 20 मार्च तक चल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है भारी पड़ेगा। इसके बाद इस उद्घाटन के बाद मोदी जी के लिए भी मुश्किल होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा। इतना बड़ा काम आपने हाथ में ले लिया, अब उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे ये देखने की बात है। प्रशांत जी। जी 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 राहुल लाल जी, इसी बीच जो है इंडिया गठबंधन वो वर्क इन प्रोग्रेस है और आज राहुल गांधी ने भी गठबंधन की सीट शेयरिंग पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही है, तो उसको सुन लेते हैं, फिर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की भी। तो देखिए, इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 1-2 जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। तो राहुल लाल जी, आपने सुना राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। पॉजिटिव बात है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है, एक आध जगह चैलेंजेस है, वो उनको कॉन्फिडेंस है कि वो हो जाएगा। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुना मैंने, तो उसमें वो कह रहे हैं कि लीडर्स के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और वाकई है भी, क्योंकि वो वैचारिक गठबंधन है। दूसरा चीज आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी तो आंध्र प्रदेश में किसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन वह ये शर्मिला को आंध्र प्रदेश का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। गठबंधन की बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग लॉक हो रही है। तो ये जो एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की सारी प्रोसेस अपनी जगह चल रही है, कांग्रेस पार्टी की अपनी, अलग अलग पार्टियों के अपने अपने प्रोग्राम है, जिस भी तरीके से वो कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे नासिक जा रहे हैं, ममता बनर्जी अपना प्रोग्राम कर रही हैं, तेजस्वी लगातार अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहे हैं और उनके अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अपनी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और साथ में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा। तो ये जो एक जिसको कहें कि नॉन लीनियर तरीके से, यानी कई मोर्चों पर जो है इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। क्या बीजेपी इन सब को सिर्फ एक मुद्दे से, सिर्फ एक जगह से, सिर्फ एक नेता से जवाब दे पाएगी? प्रशांत जी, बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अकेले राम मंदिर का मामला उठाए और विपक्ष को पूरी तरह से खारिज कर दे, क्योंकि विपक्ष का प्रभाव काफी ज्यादा है। जैसे आपने कहा तेजस्वी नौकरियां बांट रहे हैं, बिहार के किसी व्यक्ति से बात कीजिए, अभी वहां पे बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति कितने शानदार ढंग से हुई। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़ी सी वैकेंसी निकल गई है। तो जहां पे देश भर में संविदा वाली भर्तियां हो रही हैं, वहीं बिहार सरकार सीधे सीधे फुल फ्लेजेड जो है कि वो उच्च वेतनमान वाली नौकरियां दे रही है, अस्थायी नौकरियां प्रदान कर रही है। तो इस चीज को लेके मैं जान रहा हूं कि कई सारे बीजेपी के लोग हैं, उनके बेटे बेटियां जो है कि वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, शिक्षक की नौकरी करने के लिए बिहार। ऑफ द रिकॉर्ड में स्वीकार करते हैं वो लोग कि उत्तर प्रदेश में वो रोजगार के वो मौके नहीं है। तो सोचिए, बिहार में एक सोशल इंजीनियरिंग किस रूप में है, उसके साथ बिहार सरकार का कामकाज करने का तरीका देखिए। तो वो जो मुद्दे तेजस्वी उठा रहे हैं, उसका क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी के पास जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष आप नौकरी देने का वादा कर रहे थे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज वो आंध्र प्रदेश की यात्रा पे थे, तो हमें लग रहा है प्रधानमंत्री आजकल चूंकि राम भक्त बनने के कारण से अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का भी काम कर रहा है। उन्होंने आज बयान दिया कि जो है कि तुलसीदास ने किस तरह से टैक्सेशन की क्या व्यवस्था की है। उन्होंने बताया वो चौपाई पढ़ के कि भाई टैक्सेशन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि गर्मी जो है कि वो पानी सोख लेता है और फिर बाद में फिर वर्षा सब जगह हो जाती है और पूरा राज्य सुख समृद्धि से भर जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ये लाइन बोलते हुए भूल गए कि उनका टैक्सेशन व्यवस्था तो राम राज्य वाले उस पूरे मामले से बिल्कुल दूसरे ध्रुव पे खड़ा है। वो गोस्वामी तुलसीदास जिस टैक्सेशन प्रणाली की बात कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में टैक्सेशन की जो प्रणाली लगाई है,
अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने ऑक्सफैम का रिपोर्ट देखा था प्रशांत जी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि देश में जीएसटी कौन चुका रहा है। देश के जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं वो 64% जीएसटी वही दे रहे हैं। देश के सबसे अमीर जो लोग हैं वो केवल 4 से 5% जीएसटी चुका रहे हैं। यानी सबसे गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहा है और सबसे अमीर व्यक्ति टैक्स से फ्री है। तो गोस्वामी तुलसीदास से तो वो अपने टैक्सेशन व्यवस्था की तुलना करके उन्होंने खुद ही अपने माथे पे और एक तरह से आलोचना अपने माथे पे खुद ही डाल ली है। पहली बार देश में ऐसा है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्स जो है कि वो उसकी स्थितियां अलग है। यानी प्रत्यक्ष कर पहले ज्यादा होता था और अप्रत्यक्ष कर को आपने ज्यादा बढ़ा दिया आज के समय में। तो प्रधानमंत्री की टैक्सेशन की व्यवस्था और तमाम तरह की चीजें तो जिसकी आलोचना की जाए वो कमी है। आप सोच के देखिए कि उन लोगों को क्या लग रहा था प्रधानमंत्री को कि पहले तो टीम इंडिया बन नहीं पाएगी, टीम इंडिया बनेगी भी तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हो जाएगा। लेकिन हम लोग सभी लोग जो अनुमान लगा रहे थे यहाँ पे तमाम कितने बार हम लोगों ने चर्चा में शामिल होकर तमाम लोगों के यही राय निकल रहे थे कि भाई टीम इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा विवाद है ही नहीं। और जब प्रैक्टिकल लेवल पे वो नजर भी आ रहा है कि तमाम पार्टियां कितनी सहज ढंग से सामने में आ रही है और चीजें 1 मिनट में फाइनलाइज हो जा रही हैं। तो वो चीजें अब राहुल गांधी के वो कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा मामला नहीं। उल्टे मैं कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का चीज है कि यहाँ पे जिस तरह से बड़े बड़े क्षेत्रीय छत्रप टीम इंडिया में शामिल हुए हैं और उसके बावजूद भी सीटों के आवंटन को लेकर दिक्कत नहीं है, जबकि जो उनके लिए तो दिक्कत है कि वो छोटे छोटे घटक दलों को भी वो किस प्रकार से आवंटित करेंगे। क्योंकि अब वो लोग भी धमकी देना शुरू कर चुके हैं कि अगर आप हमें समुचित सम्मान नहीं देंगे एनडीए में तो हम लोग टीम इंडिया में जा सकते हैं। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर कई बार जो है कि राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए दिखेंगे। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ओम प्रकाश राजभर क्या चुनाव तक वही रह जाएंगे। हर कोई ये देखने में लगा हुआ है टीम एनडीए और एनडीए के जितने घटक दल है वो देख रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के मामले को भाजपा अच्छे से ले जा सकती है कि नहीं ले जा सकती है। अगर वो नहीं ले जा पाएंगे तो वो सारे लोग एप्लीकेशन लेके टीम इंडिया के सामने में खड़े हो जाएंगे। ये स्थितियां बनी हुई है कि उनसे अपने घटक दल जो पहले से ही कहां से घटक दलों को खोज के लाया भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जिनके सरपंच और पार्षद तक नहीं है, वो भी उनके पास टिकने वाले नहीं है। तो इसलिए उनके पास समस्याएं कई सारी हैं। क्योंकि देखिए जब आप 10 वर्षों में कामकाज आप नहीं करते हैं, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो ध्रुवीकरण की राजनीति की एक सीमा होती है कि आप एक अपर लेवल से आगे तक उसे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि ये वर्तमान में जो मीडिया है वो 24 आवर जो एक पक्षी जो है कि रिपोर्टिंग करती है, वो उनके गुणगान में लगी हुई होती है। और उसके बावजूद भी आखिर उत्तर भारत के 3 राज्यों में 40% का वोट शेयर कांग्रेस कहां से ले आई। तो वो दिखाता है कि इस समय कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति कितनी मजबूत है। अगर मीडिया थोड़ी भी न्यूट्रल होती तब तो स्थितियां अलग होती, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां भी ये मान के चल रही है कि मीडिया इसी रूप में रहेगी, केंद्रीय एजेंसियां इसी रूप में काम करेंगी। आप सोच के देखिए कि झारखंड ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के लिए कितना शानदार उपाय निकाला, किस तरह से एक तरह से अलग से पूरा का पूरा प्रावधान तैयार कर दिया। और वहां से सोचिए कि एक कोई भी जानकारी लेनी, किसी के ऊपर नोटिस भी जारी करना ईडी वगैरह के लिए कितनी कठिनाइयों का चीज बन गई है। तो ये तमाम राज्य जो है वो उन चुनौतियों का, टीम इंडिया के जो सहयोगी दल है वो बीजेपी के तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि अब जो भी विपत्ति की स्थिति हो, कुछ भी हो, वो तमाम उसके चुनौतियों का सामना करेंगे। यही कारण है कि 22 जनवरी के लिए भी कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है ही, बाकी टीम इंडिया के जो अन्य घटक दल हैं उन लोगों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसका मैसेज अब जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम लोग देखें कि शंकराचार्य की बात कर रहे थे, तो शंकराचार्य के तमाम आप वीडियो को देख लीजिए ऑनलाइन, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाले गए हैं वो कितने वायरल किस्म के हैं। यानी अगर शंकराचार्य एक लाइन भी कुछ कह रहे हैं तो वो आंधी तूफान की तरह वायरल हो रहा है। अंततः मेन मीडिया को भी कहीं कहीं उनको थोड़ा बहुत जगह देना पड़ रहा है। और एक चीज हम लोग ये चीज देखें कि पिछले बार भारत जोड़ो यात्रा 1 को एक तरह से उसको कवरेज नहीं मिला था, कवरेज मिला भी था, नेगेटिव ढंग से मिलना शुरू किया गया था। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने प्रथम दिन ये खंडन किया था कि राहुल गांधी विवेकानंद के जो है कि वहां पे नहीं गए, उन्होंने वहां पे उनको पूजा अर्चना नहीं किया। लेकिन देखिए उसी का जोरदार खंडन उस समय ऑनलाइन मीडिया के द्वारा सीधे आ गया था। बीजेपी इस बार काफी डरी हुई है कि जो सोशल मीडिया उनके हाथ में नहीं है और वो अगर कुछ गलत टिप्पणी जोरदार ढंग से उसके कोई बड़े नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हैं तो वो फिर और बैकफायर कर जाएगा उनको। इसलिए उन्होंने एक तरह से न्याय यात्रा को चर्चा ही छोड़ दी है, उसकी आलोचना करने में भी वो ज्यादा मेहनत नहीं लगा रहे। उन्हें पता है कि अगर वो आलोचना भी करेंगे और वो आलोचना बैकफायर होकर अंततः कांग्रेस को ज्यादा लाभ दे जाएगी, तो वो अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर ही चल रहा है और वो अपने राम मंदिर के मामले को ही सुलझाने में लगे हुए हैं। और राम मंदिर का मामला, मैं भी इस बात से सहमत हूं
कि 22 जनवरी के बाद स्थितियां काफी बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि आप हिंदू धर्म जो है कि वो आस्था का विषय है, मैंने पहले भी कहा, और आस्था के मामले में जो शंकराचार्य तर्क दे रहे हैं, उस तर्क से प्रत्येक जो भी व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत तटस्थ है, अगर वो बीजेपी का समर्थक नहीं है, थोड़ा तटस्थ है अगर, तो वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बीजेपी की समस्या ये है कि आखिर उन तटस्थ वोटरों को, जो तटस्थ हिंदू लोग हैं, उनको वो कैसे कन्विंस करे राम मंदिर के इस मसले के लिए, और अब तक इसके लिए वो कोई फॉर्मूला निकाल नहीं पाया है प्रशांत। जी 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 बिल्कुल। और ये जो अनिल सिन्हा जी से सहमत हूं मैं कि सस्टेन करना मुश्किल होगा, वही बात आप भी कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद सस्टेन करना मुश्किल होगा। अनिल जी, जिस तरीके से जो बात जो अभी हो रही है कि सस्टेन करना, आपने भी वो बात कही कि सस्टेन करना जो है वो मुश्किल होगा। और राहुल लाल जी एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी काउंटर नहीं कर पा रही। तमाम सारे विश्लेषकों को मैं पढ़ता हूं और सब ये कहते हैं, अधिकांश अखबारों में, खासकर कॉर्पोरेट मीडिया में, कि कांग्रेस या विपक्ष को एक और काउंटर नैरेटिव पैदा करना चाहिए। हो रहा है उल्टा, कि जरूरत इस वक्त बीजेपी को है कि वो एक काउंटर नैरेटिव पैदा करे, क्योंकि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक ही मुद्दे पर जिस तरीके से तमाम दल बात करते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जो अब असम जाएगी, जो तमाम राज्यों में जाएगी, 14-15 राज्यों में जाएगी, और वो लगातार उस बातों पर करेंगे, सामाजिक न्याय और रोजगार और महंगाई और आरक्षण और जातिवार जनगणना, उससे निपटने का बीजेपी का प्लान अभी तक दिख नहीं रहा है। और क्या मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी मैं राय जानना चाहता हूं, कि जो बीजेपी वॉकओवर दे रही, जिसकी तरफ इशारा राहुल लाल जी कर रहे हैं, कि जो बीजेपी वॉकओवर दे रही है, क्या ये रणनीतिक गलती है बीजेपी की, जो भारत जोड़ो यात्रा को वॉकओवर दे रही है? नहीं, वॉक ओवर का मामला नहीं है। देखिए, दो जिसको आप सोच कहते हैं, विचारधारा, उसका मामला है। आप देख रहे हैं क्या, अभी जो मतलब अभी मैं आपके समय ही देख रहा था वीडियो, आंध्र प्रदेश में वो जो राम में लीन है, कैमरा में लीन है प्रधानमंत्री, और उसको बता रहा है राम में लीन है। इंटरप्रिटेशन का सवाल है। असल में देखिए, दो विचारधारा का इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या कर रहे हैं वो, और इसको जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है। धर्म और राजनीति दोनों का बादशाह, जिसको कहता है कि सुप्रीम बनना चाहती है आरएसएस, कंट्रोल करना चाहती है, कि जो मतलब पॉलिटिक्स है और धर्म दोनों का मतलब दोनों, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको जैसे कि, और इस मतलब कैलिफेट कह सकते हैं, बनाना चाहती है कि दोनों मर्ज हो जाए। एक वो अभी भी इस्लाम में अभी भी वो अनरिजॉल्व है कि कैलिफेट होना चाहिए या नहीं। आप देखें ही कि ISIS ने किस तरह से कोशिश की उसको रिवाइव करने की, कि राजनीति और धर्म दोनों कंट्रोल्ड बाय वन पर्सनैलिटी। ये जो राम मंदिर वाला है, उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि वो चाहते हैं कि दोनों एक ही में मर्ज कर जाए, मतलब राजा और धर्म गुरु दोनों मोदी बन जाए। ये सेंट्रलाइजेशन आपको हर जगह दिखेगा। एक खाली उदाहरण आपको दे दूंगा कि ये कोशिश जो सबसे हिंदुस्तान का पॉपुलर और सबसे पावरफुल बादशाह था अकबर, उसने भी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 16 लोग उसके धर्म में आए, जो दीन इलाही में, मतलब सिर्फ 16, क्योंकि उसने भी कोशिश की, जबकि उसका इंटेंशन अलग था। वो उसको निकालना चाहता था, एक नया धर्म बनाना चाहता था जो सबको मतलब ये आए, लेकिन नहीं हुआ। ये हो नहीं सकता। अभी क्या किया है उन्होंने, पावर जो है सेंट्रलाइज कर लिया है, और ये एक ही नैरेटिव लेकर के चलना चाहते हैं, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड। मोदी जी, आरएसएस उनके पीछे, राम मंदिर, और राम मंदिर के अलावा ये जो विकास का, जो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे चारण हैं जो बताते हैं कि कैसे आवास योजना, अरे 70s में इंदिरा आवास योजना बनी थी और लोगों को मकान मिल रहे थे, और उसका नाम ही नहीं लेता है, कहता है कि आवास अभी पहली बार लोगों को मिल रहा है। इसी तरह सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड मतलब मोनो सब चीज पर कब्जा करने का है, वो चलता नहीं। अब
ये आपने सही कहा कि इंडिया गठबंधन अभी देखिए नैरेटिव कितना कर रहा है, ये कितनी बड़ी नैरेटिव है कि सरकारी नौकरी बिहार में तेजस्वी जो के नेतृत्व में जो चल रहा है और जो वादा किया था महागठबंधन ने और नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये मतलब एक समझिए कि हर तरह से बेरोजगारी दूर करने का, फिर दूसरा है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मतलब ओल्ड पेंशन योजना वगैरह सब इसमें शामिल होता है, मतलब प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के बदले इसको कर रहे हैं। लेकिन इसको मीडिया एकदम मतलब इसको, और साथ में ये भी कि भाई यूपी के लोग भी जा रहे हैं वहाँ, तो जो मतलब ये भी नहीं कि इसको रीजनल ये बनाया जाए। तो इतनी बड़ी नैरेटिव है, लेकिन मीडिया उसके बारे में इवेंट पे चर्चा नहीं कर रहा है। और न मतलब पूरा देखिए राम का जाप कर रहे हैं। राहुल गांधी सही जगह बोल रहे हैं कि भाई ये निजी है, इसको शर्ट पर धारण करने की जरूरत नहीं है, कैमरा लेकर के पूजा करने की जरूरत नहीं है। असल में राहुल गांधी यही कर रहे हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है ये सस्टेन नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी के ही तरह सुब्रमण्यम स्वामी का आज ट्वीट आया है कि मैं रामनवमी के दिन जाऊंगा अप्रैल में वहाँ जो प्रार्थना होगी, मतलब जो आरती होती है उस आरती में शामिल होऊंगा। तो और शंकराचार्य का आपने देखा, तो ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि धर्म राजनीति सब नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर से संचालित हो और उसके एक लीडर हो। फिलहाल मोदी हैं, बाद में किसी और को बनाना चाहेंगे वो, ये नहीं चल पाएगा। ये हिंदुस्तान में कभी चला नहीं है। ये मैं आपको जयशंकर प्रसाद को कोट कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त नाटक में उन्होंने बताया है कि दांडैन एक ऋषि है जो बोला है अलेक्जेंडर को कि ये ऐसा आर्यावर्त है जहां पर कि आप एक जगह पैर रखोगे तो दूसरी जगह वो मतलब बाघ के छाले की तरह, मतलब जो होता है उसका ये उस तरह है, जो यहाँ करोगे तो उधर उठ जाएगा, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कि गांधी जी ने समझा था, वो फाइट वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मणिपुर से आप सोचिए कि एक छोटे सबसे मतलब वहाँ कितना सीट है नागालैंड, अब वहां से एक आवाज मतलब जो एकदम नीचे एकदम जो भारत के छोर पर है वहां से स्टार्ट किया उन्होंने और ले जाएंगे इसको महाराष्ट्र के विकसित और बड़े राज्य में। तो ये एक सिंबॉलिक है। ये मुश्किल है कि ये जो विचारधारात्मक संघर्ष है वो सही का आपने वॉक ओवर दे रही है, उस चैलेंज को ये मीट नहीं कर पा रही है बीजेपी। वो जो चैलेंज विचारधारा का आया है वो मीट नहीं कर पा रही है, जो कि कोलिशन के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ने उसको करीब करीब कोशिश की थी, उस जो चैलेंज था उसको मीट कर मतलब उसको कर सकते थे वो, ऐसा लग रहा है। तो ये आपने एकदम सही है कि विचारधारा के रूप में एकदम वॉकओवर दे रहे हैं। और ये जो पूरा ईडी और इसके संग जो है, मतलब आप कहीं भी जो भी अथॉरिटेरियन रूल है उसका ये होता ही है, वो तो आप देख ही चुके हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। दो मुल्क पूरी दुनिया में और दो जो किरदार है वो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। नाम लेने से कई बार बुरा मान जाते हैं, लोग बोलते हैं कि आप ये बता रहे हैं, तो नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन दो मुल्क और दो लोगों को याद रखिए। 10 साल से ज़्यादा नहीं चला, आप अगर देखेंगे तो 10 या 12 साल ये पूरा चला, पूरी दुनिया को उंगली पे उठा लिया और एकदम मतलब हैरान कर दिया पूरी दुनिया को विचारधारा के तौर पे। मतलब जो रियल टॉर्चर है उसने ह्यूमैनिटी को दी और उसका नतीजा क्या निकला। तो वो ये जो चैलेंज है कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, इसको इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते, आत्ममंथन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आवाज सुनने को जो राहुल गांधी कहते हैं कि सुनने की आदत उनमें नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इसका दिखाई दे रहा है अनिल जी, क्योंकि जो बात हम लोग अभी काम पे कर रहे हैं कि जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के हैं या भारत जोड़ो यात्रा के हैं या कांग्रेस पार्टी के, उन मुद्दों को के खिलाफ एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इतना विवादित हो गया है पूरा मामला कि 22 तारीख से पहले न मालूम अभी कितनी कहानियां और आ जाएंगी। अभी कल सुबह का अखबार हम लोग देखेंगे तो पता नहीं कुछ नया कोई यजमान दिखाई दे जाए, कुछ नया कुछ और सुनाई पड़ जाए। अभी उसमें बहुत मतलब जिसको कहे कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी वाकई बाकी है और बहुत कुछ उसमें अभी होना है।
संजय जी, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी सहयोगी वहां पे निकिता भी गई हुई है। मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था नागालैंड की, और बहुत अच्छा रिसेप्शन महिलाओं में और नागालैंड के लोगों में भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। और वो हमारे चैनल पे वो रिपोर्ट है, जाके देखी जा सकती है। तो उससे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय के बाद, जबकि कांग्रेस ने बड़े नेता वहां से पैदा किए हैं नॉर्थ ईस्ट से, संगमा नागालैंड में ऐसी जमीर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तमाम सारे लोग वहां पे रहे। कांग्रेस बड़े लंबे समय के बाद वहां पे जो है वो बड़े एक प्लान तरीके से गई है इस यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए। और लगभग जैसे मान लीजिए कि अगर हम बीजेपी को ही देखें या एनडीए को, तो 50-55 सीटों का ही खेल है, जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से अगर वो भी कम हो जाती हैं तो लड़ाई या भारत की राजनीति की दिशा कुछ और हो जाएगी। ये जो नॉर्थ ईस्ट में और असम और नॉर्थ ईस्ट मिलाकर अगर आप देखिए 25 सीटें हैं, और यहाँ पे कांग्रेस का जनाधार है ऑलरेडी, वहाँ वर्कर भी हैं। पिछले इलेक्शन में मैं वहाँ था असम में, तो हैं, और अभी हमने मिजोरम के रिजल्ट देखे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से नॉर्थ ईस्ट और वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत उम्मीद है, और वो यात्रा प्लान ही इस ढंग से किया गया है कि मैक्सिमम फायदा मिले। और परेशानी बीजेपी को इसीलिए है क्योंकि बीजेपी इतनी जल्दीबाजी में ऐसा कुछ कर नहीं सकती, या उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके पास हिंदुत्व के अलावा कोई प्लान नहीं था, मंदिर के अलावा कोई प्लान नहीं था। तो जो घबराहट दिख रही है, और वो सिर्फ बीजेपी में नहीं, बीजेपी के समर्थकों में भी, वो इसीलिए है कि ये प्लान बहुत इफेक्टिव है और उनके पास काउंटर नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने वही है कि बीजेपी एक आदमी या दो आदमी के दिमाग से चल रही है, और कांग्रेस के पास पूरी टीम है, और एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम है, पॉलिटिकल एक्यूमेंट वाले लोगों की टीम है। तो यहां तो था कि हिंदुत्व से किसी तरह सत्ता पे कब्जा कर लो, और उसके बाद प्लान कुछ नहीं था, काम कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या दिया इन लोगों ने? भाई, कांग्रेस का एक रिकॉर्ड है, कांग्रेस की सरकारों का एक रिकॉर्ड है। तो उसके मुकाबले जो बीजेपी का 10 साल है, उसमें स्थिति तो यही है ना। आज एक लड़के ने एक पायलट को मार दिया हवाई जहाज में, आपने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जमानत मिल गई। ये व्यवस्था है, मैं नहीं कुछ कर रहा इसमें कुछ, ये व्यवस्था है कि उसको जमानत मिल गई। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, आर्यन खान को नहीं मिली, ये व्यवस्था है। तो अगर एक आदमी किसी को पायलट को पीट दे रहा है, और अगर आप लोगों ने उसका वीडियो देखा हो तो वो जो एयर होस्टेस थी वो बेबाक रोने लगी, उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था, और मारा भी तो था तो कुछ नहीं किया था, वो तो एक अटैक ही था। मतलब ठीक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उससे कोई चोट नहीं लगी, कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं हुई, और मारने वाला भी समझ गया कि वो गलत कर गया। सारी बातें थी, फिर भी वो आतंक जो है, जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हुआ, और उसके बाद उसको जमानत मिल गई। लेकिन जब कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी से कुछ सवाल पूछ लिए तो उसको उसी दिन नॉन फ्लायर की लिस्ट में डाल दिया गया, और यहाँ इसको जमानत मिल गई, और एयरलाइन को लिखना पड़ रहा है कि उसको हम नॉन फ्लायर लिस्ट में डालें कि ना डालें। तो ये व्यवस्था है। आप अपराधियों को, मतलब ब्रिजभूषण सिंह और सेंगरों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी, ये सारी व्यवस्था बनाएगी। तो ये जनता देख रही है, भुगत रही है। और आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि एक लड़की बुलंदशहर से नोएडा नौकरी करने आती थी, और उसको 3-4 लड़के परेशान कर रहे थे। ये 3 महीने से चल रहा था। बीच में उसने जीआरपी को शिकायत की, वो एक लड़का उसमें से पकड़ा गया, उसको जमानत मिल गई, और फिर वो परेशान करने लगा। ये व्यवस्था है डबल इंजन के राज में, राम राज्य है। तो राम राज्य में अगर ये हो रहा है तो इसको कौन पसंद करेगा? और अगर ये पता चल रहा है लोगों को, तो लोग देख रहे हैं, और कांग्रेस ने क्या दिया है उसको बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के बारे में लोगों को पता है। तो डर इसलिए है कि आपने जो दिया है वो सामने है। भाई, अर्नब गोस्वामी को 1 हफ्ते में जमानत मिल गई और सिद्दीक कप्पन को नहीं मिला, तो आप क्या दे रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है सब कुछ।
तो इसमें इसलिए घबराहट जो है बहुत ज्यादा है, और ये समझ रहे थे कि इसको पसंद किया जाएगा। इसको पसंद तो वो लोग करेंगे जो प्रभावित है, जिनको फायदा होना है, जिनको लड़की छेड़ना है, वो तो खुश होंगे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जनरल ओपिनियन तो बहुत खराब जाएगा उसका, और कोई पसंद नहीं करेगा। और हम आप सब लोग इससे हतप्रभ हैं। मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हूँ कि कोई लड़की शिकायत करे, लड़के को जमानत मिल जाए और वो फिर छेड़खानी करने की हिम्मत कर ले। ये व्यवस्था है, ये रामराज्य है। तो रामराज्य अगर यही होता है तो इसको कौन पसंद करेगा? और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे भी बीजेपी को कोई क्यों पसंद करेगा, सवाल उसका है। तो इसलिए डर उसका है। और ये सिर्फ मंदिर करके, हिंदुत्व का वोट लेकर के अगर सरकार बना भी लेंगे तो वो किस काम की होगी और कितने दिन चलेगी और जनता को क्या फायदा होगा, ये तो जनता को सोचना ही चाहिए। तो ठीक है कि कोई बता नहीं रहा है, लेकिन जो भुगत रहा है वो तो देख रहा है। तो जो राहुल गांधी से मिलने के लिए सड़क किनारे लोग खड़े हैं इस ठंड में, तो वो ऐसे ही थोड़ी खड़े हैं, वो नहीं जा सकते थे। और मंदिर के लिए, और मंदिर में जब फूल बरसाया जा रहा है तो जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री पर पैसा, जो फूल बरसाया जाता है वो पैसे खर्च करके होता है, और वहां वो लोग वैसे तो नहीं आ रहे होंगे। तो दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है, मैसेज चला गया है। तो पूरी हताशा और परेशानी इसीलिए है कि इसका इफेक्ट होने वाला है। अब उसमें ईवीएम का क्या रोल होगा वो अपनी जगह है, वो बाद की बात है, लेकिन जिसको पता है उसको सब कुछ पता है। तो इसलिए घबराहट है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए कंट्रोल बहुत ज्यादा है, और जो समर्थक है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस खबर को हमको कॉन्ट्रडिक्ट कर देना है या इसका कंफर्मेशन दे देना है कि नहीं देना है, फायदा किससे होगा, नुकसान किससे होगा, क्योंकि कोई रणनीति तय नहीं है, इसलिए घबराहट है और इसीलिए पूरी अराजकता है। मेरा ऐसा मानना है। जी, ईवीएम का मुद्दा आप कह रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा तो ऑलरेडी जो है वो बड़े जोर शोर से उठ रहा है, और बड़े वकील और सिविल सोसाइटी के लोग इसको उठा रहे हैं, और वो आंदोलन अपनी जगह है, और जो बड़ा आंदोलन है, मैंने भी उस पर एक इंटरव्यू किया, और बड़े मुद्दे हैं, और खासकर वीवीपैट के बाद वाली ईवीएम मशीन को लेकर वो मुद्दे हैं जिनका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। वो भले ही वो ट्रैफिक कम करें या डिस्क्लेमर लगवा दें हमारे वीडियो के नीचे, लेकिन वो जवाब तो देना है। दीपक जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे कि कल से भारत जोड़ो यात्रा का स्वरूप दूसरा होगा, थोड़ा ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक वो पहाड़ी क्षेत्रों में थी, अब कल से वो भारत जोड़ो यात्रा मैदानी क्षेत्र में भी जाएगी, ज्यादा लंबी पद यात्राएं होंगी, और राहुल गांधी लगातार, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई देखिए, और वो लगातार कुछ बातें वहां से आती रहेंगी जो कि इस गुब्बारे की हवा को निकालने का काम करेंगी। तो जो हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा पहली जो शुरुआत हुई थी, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसका इम्पैक्ट बढ़ता गया। ये जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा अभी शुरू हुई है, अब कल चौथा दिन होगा उसका, और चौथे दिन ही, तीसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और उस पर एक मुद्दे सामने वहां से आ गए। ये पॉलिटिकल एजेंडा वहां से तय हो रहा है विपक्ष का। मैं सवाल वही आपके पास भी लेकर आ रहा हूं जो संजय जी के पास में लेकर गया, कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट की जो 25 सीटें हैं, इनमें क्या आप देखते हैं कि क्या कितना इसका इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वहाँ जो बात हम कल भी कर रहे थे कि किस तरीके से इसको वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन देखिए, ऐसा होगा कि केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, सारे जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और कई तरह के इश्यूज सामने आएंगे। वो इश्यूज चाहे एक जगह के लिए सीमित तो होंगे, लेकिन उसका असर जो है जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां वहां उसका असर होगा। तो किसी भी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है वो किसी भी तरीके से अनछुआ नहीं रहेगा, अनटच्ड तो कोई भी एरिया नहीं रहेगा। उसका दूसरा कारण ये भी है कि पैरेलली इस समय राम मंदिर वाला इशू भी हो रहा है। अभी हम लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे राम मंदिर के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं। आपको याद होगा जिस समय राम मंदिर कहाँ पर बनेगा वो सब जमीन वमीन तय हो गई, तो आपको याद होगा वो मामला कि जब 2.5 करोड़ की जमीन जो है वो ठीक 18 मिनट के बाद वो लगभग 16-17 करोड़ की बन जाती है। ये शुरुआत थी राम मंदिर की और लोगों को कहानियां देने की। अब लोगों को इस बात को समझना है। अब जब मंदिर बन गया है, केवल 7 दिन रह गए हैं, तो अब आपको मैं नई खबर बताता हूँ।
नई खबर यह है कि अमिताभ बच्चन ने 10,000 वर्ग फुट का द सरयू एनक्लेव में 14.5 करोड़ में प्लॉट खरीदा है और उन्होंने बड़ी खुशी जताई है कि एयरपोर्ट से मेरा जो प्लॉट है वो केवल 20 मिनट के रास्ते पे है और राम मंदिर के बिल्कुल नजदीक है। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि आध्यात्मिक राजधानी है देश की। और मजेदार बात, ये प्लॉट किससे खरीदा है? ये प्लॉट खरीदा है उन्होंने अभिनंदन लोढ़ा कंपनी से। अभिनंदन लोढ़ा के जो पिताजी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, 4-5 बार। जब मैं और अनिल सिन्हा जी मुंबई में पत्रकारिता करते थे तब से हम उनको विधायक देख रहे हैं, वो शायद अभी भी होंगे ऐसा लगता है, अभी हम तो कई सालों से गए नहीं है। तो उनका लड़का है वो, और 14.5 करोड़ का प्लॉट लिया गया है। अब आप ये बताइए कि अयोध्या की भूमि में कौन रहेगा, जिसके बारे में आज नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश में कहा कि राम राज्य की बात तो गांधी भी करते थे। अब उन्हें ये नहीं पता कि इस राम राज्य और उस राम राज्य में ये फर्क है कि गांधी जिस राम राज्य की बात करते थे वो जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट किताब से लिया हुआ सर्वोदय का थ्योरी था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो आदमी है, या जिसके बारे में मोहम्मद साहब कहते थे कि मजदूर का जो मेहनताना है उसका पसीना सूखने के पहले उसको मिल जाए, वो राम राज्य की कल्पना राम की थी, महात्मा गांधी की थी, आपकी तरह की नहीं थी। कि अभी तो अयोध्या ठीक से डेवलप ही नहीं हुआ है कि वहां पर अमिताभ बच्चन जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन इतने दिनों से अपने प्रयागराज को भूल चुके थे। वो कह रहे हैं कि मेरा जो गृहनगर है वो इतने केवल 5 घंटे के रास्ते पे है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पर प्लॉट ले रहा हूँ और बंबई से भी महंगी जमीन जो है वो अयोध्या में है। अब देश समझ ले इस बात को। अमिताभ बच्चन तो जो कहते हैं भाई उसको सब लोग मानते हैं। वो तो अगर कहते हैं कि आप फला तेल लगाओ तो लोग अगले दिन से नवरत्न का तेल भी लगाने लगते हैं। तो आप जान लीजिए कि इस अयोध्या में कौन लोग रहेंगे और ये अयोध्या किसके लिए बन रही है। तो इस तरीके से हर रोज जो कहानियां निकलेंगी प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी डिजास्ट्रस होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी तो 7 दिन बचे हैं, उसके बाद ये सब कहानियां वैसी होंगी जिस प्रकार से सरयू में आपको याद होगा कि पता नहीं कितने करोड़ दिए लगाने का रिकॉर्ड कायम किया गया था, लेकिन दुनिया में वो बात नहीं पहुंची। दुनिया में वो बात पहुंची जब अगली सुबह गरीब बच्चियां जो है उन दियों से तेल बटोर रही थी ताकि उनके घर में जो है उस शाम का खाना बन सके। तो ये इश्यूज जो हैं, लेकिन मेरी चिंता जो है, मैं कई बार भी इसको जाहिर कर चुका हूँ, ये सारे इश्यूज आपको भुनाने पड़ेंगे, लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे कि देखिए हम क्यों नहीं जा रहे हैं उस अयोध्या में, हम आपके साथ हैं। हमें मणिपुर में रहना है, हमें उस अयोध्या में नहीं रहना है। उस अयोध्या से हमारा सरोकार नहीं है जहां पर अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जो है 14.5 करोड़ की जो है वो जमीन खरीदता है 10,000 वर्ग फुट की। कैलकुलेटर जी, तो ये इश्यूज जो है जी, तो इसको होगा, कांग्रेस भी इसको काउंटर हो सकता है करेगी, लोगों के सामने आएगी। तो इसके मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि असम में भी, अब असम में जब जाते हैं तो वहां देखिए सबसे बड़ा जो टेस्टिंग लैंड है, जोन जो है कांग्रेस के लिए इस यात्रा के लिए वो असम रहेगा। असम में अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आप ये जान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट से जो है सफाया हो जाएगा सबका, और कांग्रेस जो है वहां पर उसी तरीके से वापसी करेगी जो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले उसका राज हुआ करता था वहां पर, या कम से कम एक बड़ी शक्ति हुआ करती थी वो। अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर होना चाहिए। प्रशांत जी, बिल्कुल। और मैं 2-2.5 महीने पहले अयोध्या गया था। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी, और मैं तमाम लोगों से मिला था, कुछ महंतों से मिला था, और वहां पे वो विरोध है स्थानीय स्तर पे। ये जब चीजें जरा ठंडी हो जाएंगी तो वो सब विवाद भी आएंगे, अपनी जगह उनकी भी रहेगी। और अभी उनको बहुत डरा धमका दिया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो स्थानीय पत्रकार है वो भी बड़ा जो है वो सोच समझ कर लिख रहे, बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वहीं रहना है। और ये किस तरीके से काम होता है सेंसरशिप का वो हम सब जानते हैं। अमरेंदु जी, आखिरी कमेंट आपसे कि यजमान फाइनली कौन रहेगा? तो जो है वो ईश्वर जिसे चाहेंगे वो होगा। जी, आइए आवाज मेरी? जी, आ रही जी। अब यजमान तो जिसे ईश्वर चाहेंगे वही होगा, लेकिन जो असली यजमान होने थे, जो सब कुछ कर रहे थे क्रियाक्रम, मुझे लगता है कि उनकी जो पोल पट्टी एक तरीके से खुल चुकी है।
क्योंकि जिस तरीके से आप एक धार्मिक कार्यक्रम को शुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम बना रहे थे, उसका तो तिया पांचा जो एक तरीके से कहा जाए वो धार्मिक गुरुओं ने कर दिया, धर्म गुरुओं ने कर दिया है। मैं फिर कहूंगा कि लड़ाई अब सीधी सीधी जो है वो धर्म अधर्म के बीच की हो गई है, और इसमें अब कहीं भी जो है कोई राजनीति जो है वो जो करना चाहते थे उनकी राजनीति तो ध्वस्त हो गई है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा जो है एक बार वो दिखा दी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उसूलों के साथ किसी भी तरीके का छल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत जी लगातार जो है पिछले 30-35 वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उसूलों के साथ ही छल करती रही है। उसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया, जिस तरीके से राजनीतिकरण किया, वो सब कुल मिलाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम उसूलों के खिलाफ था। और मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो निश्चित तौर पर न्याय करेंगे और ये न्याय हो के रहेगा। यह दूसरी बात यह है कि प्रशांत जी की अब जो ये आखिरी समय है और जो हम लोगों का थीम है वो यह है कि राहुल गांधी ने फिर खोली बीजेपी आरएसएस की पोल। तो आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से नागालैंड से जो हमला किया है भारतीय जनता पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने ये पोल खोली है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसको सीधे पे चिपका के नहीं घूमता, मेरा धर्म जो एक तरीके से वो मेरे लिए, आपका धर्म आपके लिए है। और ये जो है हमारी भारतीय परंपरा जो रही है प्रशांत जी, वो भी जब यहाँ इस्लाम आया तो बलवन जो एक समझा जाता था कि बहुत कट्टर जो है वो मुस्लिम शासक है, उसका जो था वो सिद्धांत था कि वालुकुम दीनियात, कि मेरा धर्म मेरे लिए है, आपका धर्म आपके लिए है। शासन की नीति जो थी, यानी जो सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, जिस धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जो है, वो सेक्युलरिज्म जो है, वो सर्वधर्म समभाव जो है, वो भारत की संस्कृति में है। तो भारत कभी भी जो है वो कट्टर राष्ट्र नहीं रहा किसी भी धर्म के लिहाज से, वो चाहे इस्लामिक लोगों का शासन रहा हो, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे हिंदू राजाओं का शासन रहा हो। मतलब राजा भी अगर होते थे वो प्रजा का जो थे वो ध्यान रखते थे, और विशेषता जो थी वो यही होती थी कि राजा कौन अच्छा है, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता हो। तो प्रजा का ध्यान जो था वो पहले होता था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो प्रजा के ऊपर जुल्म कर रही है और खास पूंजीपति लोगों का ध्यान रख रही है। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी था वो एक तरीके से रेखांकित किया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में ही अन्याय शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े प्रहार जो थे वो राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुल मिलाकर के हुए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की एक तरीके से पोल खोली। दूसरी बात यह है कि प्रशांत जी जो आप बात कर रहे थे, ये 50-55 सीटों का ही मसला है। आप देखिए आज दो घटनाएं तो आप ध्यान दीजिए। राजस्थान में उन्होंने अपना नया अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की वहां से एक तरीके से छुट्टी हो गई, वहां नया अध्यक्ष बन गया। वाईएस शर्मिला को जो बनाया गया है आंध्र का, आप समझिए कि किस तरीके से दक्षिण का समुद्र का एक किनारा जो है वो कांग्रेस ने और कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। हम लोग पिछले दिनों चर्चा करते रहे थे कि आंध्र और तेलंगाना दोनों मिलाकर के 42 सीटें होती है, 25 और 17। दोनों जगह से एक तरीके से कांग्रेस गायब थी, इंडिया का गठबंधन गायब था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना को कब्जा कर लिया। एक नया राज्य जो है जहां कांग्रेस शून्य थी वो कांग्रेस के खाते में आ गया, और अब दूसरा राज्य जो है जहां कांग्रेस शून्य है उसको भी अब कब्जा करने की तैयारी है। ये दोनों राज्य जो थे वो सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद किया करते थे, पीआरएस और वाईएसआरपी दोनों मदद किया करते थे। अब जो यात्रा ये शुरू हुई है कहाँ से? मणिपुर से, और ये पूर्वोत्तर से निकली। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को ये एक तरीके से कवर कर रही है। यानी कि कांग्रेस की रणनीति क्या है कि पहले जो है जो बॉर्डर्स है इस देश के, भारत के, उन बॉर्डर्स को ठीक करो, और बॉर्डर्स को ठीक करने के बाद फिर दिल्ली की तरफ बढ़ो। तो ये मुझे लगता है कि बॉर्डर्स को अगर कांग्रेस ने ठीक कर लिया और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के जरिए जो आगे बढ़कर के आएगी, उत्तर से बढ़कर के आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की इसी रणनीति से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। जी जी। और आंध्र, अमरेंद्र जी, आंध्र और तेलंगाना दोनों जगह जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था तो कांग्रेस की स्थिति वहाँ काफी मजबूत रहा करती थी, और इंदिरा गांधी की कंस्टिट्यूंसी थी मेदक, और वहीं से वो लोकसभा में गई थी जब वो जनता पार्टी की सरकार के बाद वापस सत्ता में आई थी। तो मेदक से ही वो लोकसभा में थी, और रायबरेली से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो लोकसभा सीट छोड़ दी थी उन्होंने। और अब अगले कुछ महीने, क्योंकि अब चुनाव के हम लोग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कम से कम विमर्श और प्रचार के स्तर पे, तो काफी रोचक भी है ये पॉलिटिकल सीजन। और इसमें 22 तारीख का
उसमें रोज घटनाक्रम होंगे। कल के बाद भारत जोड़ो यात्रा जब असम में प्रवेश होगी तो वहां से एक नया विमर्श जो है लगातार जो है वो आएगा, और इन सब की जो आप लोगों को, दर्शकों को हम लोग खबरें, रिपोर्ट्स और चर्चा हम लोगों के यहाँ लगातार रहेगी। और कल से शायद राजीव जी वापस न्यूज़ पॉइंट में रहेंगे, और इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े रहे। और कल से न्यूज़ पॉइंट लेकर राजीव जी फिर होंगे। अब क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ तो मैं कमेंट बहुत सारे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था आप लोगों के कमेंट, और कल से राजीव जी आएंगे तो राजीव जी आप लोगों को कमेंट भी लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का एक बार फिर न्यूज़ पॉइंट से, और देखते हैं DB लाइव।